आज से हम एक नेक्स्ट यूनिट अपनी शुरू करते हैं जिसको आप सभी जानते हैं सर्कुलर मोशन के नाम से। देखिए सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आपने काइनेमेटिक्स को पढ़ा था और उसके बाद में आपने काइनेमेटिक्स का यूज करते अपने एनएलएम को पढ़ा, फिर आपने फ्रिक्शन को पढ़ा और फ्रिक्शन के साथ साथ में आपने वर्क एनर्जी पावर, ये टॉपिक भी कवर किए। तो ये जब तक आपको काइनेमेटिक्स के ऊपर में एक बहुत अच्छी ग्रिप नहीं होगी तो आपके ये सारे चैप्टर जो हैं खराब हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से हम अगर सर्कुलर मोशन को पढ़ना चाहते हैं और इसके ऊपर में बहुत अच्छे से अगर हम ग्रिप बना लेते हैं तो ये मानिए कि आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो कि कुछ हमारे पास में वर्क एनर्जी पावर के साथ में भी जुड़ा रहता है, और इसके साथ साथ में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको आप सभी जानते हैं रोटेशनल मोशन के नाम से। रोटेशनल मोशन जिसके अंदर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह या फिर एंगुलर एक्सेलेरेशन से रिलेटेड जो हमारे पास में चीज़ें आती हैं उनके साथ में हमें उनको सम अप करना होता है। तो सारा रोटेशनल मोशन के अंदर में चलता है। आप जब तक रोटेशनल मोशन के अंदर में ग्रिप नहीं बना पाएंगे जब तक आपको जो हमारे पास में सर्कुलर मोशन है इसकी काइनेमेटिक्स नहीं पता होगी। देखिए सर्कुलर मोशन के अंदर में भी हम दो तरीके से चीज़ों को डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास में होती है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर और दूसरा होता है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर। तो बेसिकली सर्कुलर मोशन को आप दो हिस्सों के अंदर में पढ़ेंगे। अब बात करूं कि यहाँ पर आप लोगों को नया क्या मिलेगा। देखिए आप सभी ने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा है कि हमारे पास में ओमेगा जो होती है, तीन पैरामीटर्स होते हैं, कौन से, थीटा हो गया, ओमेगा हो गया और अल्फा हो गया। और इन सबको आप एक सर्किल के अंदर में सम अप करके अपनी पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं, अच्छे से इनके फॉर्मूलाज भी रट लेते हैं कि भाई थीटा जो होगा मेरे पास में वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई, ये मेरे पास में एंगुलर एक्सेलेरेशन हो गया। और इनके फॉर्मूले भी बहुत अच्छे से आप लोगों ने रटे हैं कि v बाई आर से आपने रिप्रेजेंट कर दिया, एक्सेलेरेशन को आपने रिप्रेजेंट कर दिया v स्क्वायर बाई आर से, अगर मैं उनके रिलेशंस की बात करूं तो। लेकिन कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला जो हैं जो आप लोग अच्छे से रट के बैठे हुए हैं ये कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। और इन सब का पीछे आने का क्या रीजन है, यानी कि कैसे हम इनको एक बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर पाए। क्या हमारे पास में जो सर्कुलर मोशन होता है वो केवल एक सर्किल के अंदर में ही वैलिड होता है, जो आप लोग बना देते हैं इस तरह के एक सर्कुलर है और इसके अंदर में आपने बता दिया कि मैं ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं या फिर जो भी इसकी प्रॉपर्टीज है, जो इसके वेरिएबल्स हैं, वो हम सर्कुलर मोशन के अंदर में डिफाइन कर देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि यही सर्कुलर मोशन में एक स्ट्रेट लाइन के अंदर में भी कर सकता हूं, जी हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो अच्छे से, कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर में भी आप सर्कुलर मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, और साथ ही साथ ये इक्वेशंस हमें क्या बताती है, क्या हमारे पास में एंगुलर एक्सेलेरेशन होता है और कौन सा हमें एंगुलर एक्सेलेरेशन लेके चलना पड़ता है, और कौन सा जो हमारे पास में एक्सेलेरेशन होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी सर्कुलर मोशन को करवाने के लिए। तो इन सब चीज़ों का आंसर हमें अब आने वाले लेक्चर्स के अंदर में मिलेगा। तो सेंटर जो हमारे पास में सर्कुलर मोशन है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप अच्छे से ध्यान रखें इसका, क्योंकि ये दो टॉपिक्स की बहुत अच्छे से नींव रखेगा। इससे तो मानो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास में डेवलप होते हैं। और रोटेशनल मोशन लोगों का जो हमारे पास में एक्सपीरियंस होते हैं उनका खराब होने का ये रीज़न होता है कि वो सेंट्रल जो हमारे पास में सर्कुलर मोशन होता है उसके ऊपर में अच्छे से ग्रिप नहीं बना पाते, जिसकी वजह से उनका ये टॉपिक खराब हो जाता है और काफ़ी क्वेश्चन इसके अंदर में देखने को मिलते हैं। चलो अब जो हमारे पास में आगे हम पढ़ने वाले हैं, अब शुरुआत करूं तो मैं, जैसे आप सभी ने काइनेमेटिक्स के बारे में देखा था और काइनेमेटिक्स के अंदर में आपने हमें क्या क्या डिफाइन करके दिखाया था। उसके अंदर में आपने एक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया, इसके बाद में आपने वेलोसिटी को डिफाइन किया और इसके बाद आपने एक्सेलेरेशन को डिफाइन किया। तो तीन क्वांटिटीज वहां पे आपने डिफाइन करी थी, किसके अंदर में, जब हम काइनेमेटिक्स की बात कर रहे थे, एक रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर में बात कर रहे थे। ठीक है भाई। अब बात करूं जो हमारे पास में सर्कुलर मोशन होगा, इसके अंदर में हम देखो बेसिक थ्योरी आप सभी ने पढ़ रखी है। मेरा मेन कंसर्न होगा आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर में आप कैसे इनको सोल्व करेंगे और कैसे अपनी सोच को डेवलप करना है। साथ ही मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड करना चाहूंगा कि जो फोटोनिक्स की ऑफिशियल ऐप है वो लॉन्च हो चुकी है, आप जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही कुछ पीडीएफ मटेरियल हम टेलीग्राम चैनल पर भी डालते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9416878402, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। आप कोर्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है। अब जो हमारे पास में जो हमारे पास सर्कुलर मोशन होता है, इसको हम बेसिकली दो तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास में आता है काइनेमेटिक्स के अंदर में बात करते हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है भाई। और दूसरा जो हमारे पास में पैरामीटर होते हैं या फिर जो तरह का मोशन होता है, दैट इज नोन एज डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ये हमारे पास में दो तरह के सेंटर जो हमारे सर्कुलर मोशन होता है उसके अंदर में दो चीजों को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है भाई। अब मैं बात करूं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर को लेकर, तो इसमें तीन पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर में पूरी नींव रुकी होती है। और ये पैरामीटर होता है सबसे पहला थीटा, अच्छे से ध्यान रखना जो भी बता रहा हूं मैं। पहला होता है थीटा
और दूसरा हमारे पास में होता है ओमेगा, और तीसरा आप लोग अच्छे से जानते हैं अल्फा। तो इन तीन पैरामीटर्स को हमें यूज करना पड़ता है अपनी पूरी काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर के अंदर में। ठीक है भाई। अब आपने जो सर्कुलर मोशन पढ़ा है उसकी मैं एक नींव रखना चाहूँ, तो आपने पढ़ा है कि कोई भी एक फिक्स पॉइंट है और उससे आप एक इक्वल डिस्टेंस पर अगर मूव कर रहे हैं इस पॉइंट के चारों तरफ में, तो आपने कह दिया जी एक सर्कुलर मोशन है। ठीक है, यहां तक भी ठीक है, आपको अच्छे से इसके बारे में पता है कि हमारा थीटा भी चेंज हो रहा है, ओमेगा भी है, एक्सेलेरेशन भी है। लेकिन मैं आप लोगों का थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करना चाहूंगा कि हम एक सर्कुलर मोशन को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहां से इस पोजीशन तक जा रहा है। ठीक है भाई। एक पर्सन है जो कि इस पॉइंट से देख रहा है इसको कि ये कहां पर जा रहा है। एक पहली पोजीशन यहां पे उसने ऑब्जर्व किया, दूसरी पोजीशन यहां से ऑब्जर्व किया। ये जो पर्सन है इसको दिख रहा है कि ये पर्सन जो बंदा है पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट 2 पर एक ही डायरेक्शन के अंदर में जा रहा है, यानी कि इसके लिए ये रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। ठीक, यहां तक समझ में आती है। अब इसी के पैरेलल में एक बंदा और खड़ा है, यहां से ऑब्जर्व कर रहा है इनको। तो पहले इसको दिखता है कि ये जो पोजीशन है ये यहां पर है, फिर ये दूसरा जो पोजीशन इसका बना वो यहां पर था। ठीक भाई। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं जो बताने वाला हूं कि अब आपने तीन पैरामीटर्स डिफाइन किए थे, एक थीटा डिफाइन किया था, एक ओमेगा डिफाइन किया था और एक अल्फा डिफाइन किया था। तो इन तीन पैरामीटर से मैंने यहां पर एक पैरामीटर को यूज किया, और वो कौन सा पैरामीटर है? बिल्कुल सही, ये थीटा एंगल इसके साथ में बना रहा है। फिर आप दूसरा देख रहे हैं तो कुछ और एंगल बन रहा होगा, थीटा 2 बन रहा होगा, या फिर मैं इसका चेंज देखना चाहूं तो ये थीटा 3 बोल देता हूं। कोई भी नाम इसके अंदर में मैं डिफाइन कर सकता हूं। मेन जो मैं यहां पर समझाना चाह रहा हूं कि मैंने इस रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर में भी एक आपका पैरामीटर जो था थीटा, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। और थीटा जहां पर इंट्रोड्यूस हो गया तो मतलब वहां पर क्या हो रहा है? एक सर्कुलर मोशन जरूर हो रहा होगा, क्योंकि हमने जो अपने काइनेमेटिक्स के अंदर में डिफाइन किए हैं वो थीटा, ओमेगा और अल्फा को डिफाइन किया था। और थीटा हमें एक पोजीशन के अंदर में चेंज बता रहा है, तो इसके अंदर में थीटा पैरामीटर आ गया। तो थीटा पैरामीटर आने से हमें ये पता लग गया कि ये मोशन भी किस तरह का होगा, एक सर्कुलर मोशन यहां पर बनने वाला है। तो आपको ये समझ में आनी चाहिए बात कि कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन कर रही है या रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है, ये डिपेंड करता है कि हमने ऑब्जर्वर को कहां पर रखा है। अब यहां पे मैंने ऑब्जर्वर को यहां पे रखा था, तो इसके अकॉर्डिंग ये पोजीशन जो थी इस ऑब्जेक्ट की वो क्या हो रही थी? वो चेंज हो रही थी। तो ये डिपेंड कर रही है इसकी पोजीशन, यानी कि थीटा किसके ऊपर में डिपेंड कर रहा है? हमारे ऑब्जर्वर की पोजीशन के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। ठीक है भाई। अब मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और पूछता हूं जो कि आपने अच्छे से इसके बारे में पढ़ भी रखा है, और बाद में मैं डिटेल भी करूंगा उसको लेकर। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि थीटा का रेट जो है वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या फिर कांस्टेंट है? जैसे इस पोजीशन पर ये है, एक एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन था, उसको मैं यहाँ पर भी सम अप करना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप देखें कि इसका जो चेंज है वो कितना है। मान लो अभी इस पोजीशन पे था, थोड़ी देर के बाद में ये इस पोजीशन पर चला जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं कि थीटा जो है, यानी कि जो चेंज आ रहा है थीटा के अंदर में, आप कहो कि डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी, जिसको आप ओमेगा से भी जानेंगे, एंगुलर स्पीड के नाम से भी जानेंगे। तो ये जो चीज है वो हमारे पास में क्या हो रही है? ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। तो जितनी दूर आप जाते जाएंगे तो ये वैल्यू जो है उसका एंगल जो है वो चेंज होने का दर जो है वो बहुत कम हो जाएगा। इसी तरह से आप एक रेल के अंदर में या बस के अंदर में बैठे होते हैं, तो यहाँ से कोई पोल गुजर रहा है और दूर बहुत पेड़ है, तो आप देख रहे होंगे दोनों ही आपको पीछे की तरफ में जाते हुए दिखाई देंगे, ये भी पीछे और ये भी पीछे की साइड में दिखाई देगा। लेकिन ये तुरंत आपकी आंखों से ओझल हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन ये पेड़ है वो दूर तक आपको दिखाई देता चला जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देखेंगे कि ये पोजीशन जो आपकी है, तो आपको अपनी गर्दन जो है इसको देखने के लिए कम घुमानी पड़ती है। हमें कोई चीज दिखना कब बंद हो जाएगी? जब हमारी गर्दन 90 डिग्री टर्न कर जाए और उसके बाद में हमें ना दिखे चीजें, तो हम कहेंगे कि हमारा क्या आ गया? थ्रेशोल्ड आ गया, मैक्सिमम हम इतनी दूर तक देख सकते हैं। तो ये जो पोजीशन है, इसकी वेलोसिटी जो है, जो एंगुलर वेलोसिटी है, वो क्या होती चली जाती है? धीरे धीरे जो उसका चेंज होना वो क्या होता चला जाता है? डिक्रीज होता चला जाता है, जिसके कारण में हमें दूर तक वो चीजें दिखाई दे पाती है। लेकिन इसके लिए हमारा एंगल क्या है? पहले यहाँ पे था, फिर तुरंत यहाँ पर आ जाएगा, फिर आपको बहुत तेजी के साथ में टर्न होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि एंगुलर स्पीड जो इसकी रहेगी बहुत तेजी के साथ में चेंज होती चली जाती है, जिसके कारण में आपको ये पॉइंट बहुत कम समय के लिए दिखता है और दूर जो पेड़ है वो आपको दूर तक दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो वहां पर भी क्या हुआ? एक सर्कुलर मोशन हुआ है। लेकिन क्या वो पेड़ जो है वो सर्कल के अंदर में घूमा? नहीं घूमा। अब वो डिपेंड कर रहा था ऑब्जर्वर के ऊपर में। आप गाड़ी के अंदर में बैठे थे तो आपको एक सर्कुलर मोशन करता हुआ वो दिखाई दे रहा था। ठीक है भाई, ये छोटी छोटी कहानियां थी जो कि मैं यहां पर आपको समझाना चाह रहा था कि रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर में भी हम
अपना सर्कुलर मोशन डिफाइन कर सकते हैं एंड इट डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर पोजीशन। अब ये ऑब्जर्वर की पोजीशन के ऊपर में पहली जो हम शुरुआत करेंगे इसके ऊपर में मैं स्ट्रेट लाइन मोशंस के थ्रू बात करूंगा और फिर मैं सर्कुलर मोशन के ऊपर में क्वेश्चंस को लाने की कोशिश करूंगा और दोनों के ऊपर में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। चलो अब मैं शुरू करूं। जो हमारे पास में वेरिएबल थे कौन कौन से थे, एक थीटा वेरिएबल था, एक ओमेगा वेरिएबल था और तीसरा हमारे पास में अल्फा वेरिएबल था। अब इन तीन वेरिएबल्स को हम डिफाइन करेंगे और इनका बहुत ही डेप्थ में जाकर चीजों को एनालिसिस करेंगे ताकि आप अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर में पजल ना हो। अब इनके साथ में फेमिलियर होना शुरू कर दो, इनसे डरना नहीं है। ओमेगा से अल्फा से सबसे ज्यादा मैंने देखा कि ओमेगा और अल्फा से लोग डर जाते हैं और उनके साथ में रिलेट करना थोड़ा सा वो डिफिकल्ट समझते हैं। कोई इशू नहीं, यहाँ पर सारी चीजें आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे के अंदर में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो पहला जो टॉपिक लिखेंगे इसके अंदर में एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये होता क्या है, कौन सा पहला पैरामीटर जो मैंने उठाया है, थीटा मैंने उठाया और इसके ऊपर में पूरी हम रिसर्च कर देते हैं। ठीक भाई, अब मान लो मेरे पास में ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक सर्कुलर, अभी मैं इसको सर्कुलर मोशन को लेकर बात कर रहा हूं मैं, जो एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है, हमने मान लिया कि ओरिजिन हमारा ये है और फिक्स पॉइंट पर चल रहा है। वो जो अभी आपको समझाया ना रेक्टिलिनियर वाला, इसके ऊपर में भी आऊंगा मैं, इसके ऊपर में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसके बाद में आगे भी बढ़ते चलेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक फिक्स पोजीशन पर हमने बांध दिया और ये चारों तरफ उसके चक्कर लगा रहा है। ठीक भाई, अब ये ऑब्जेक्ट जो है थोड़ी देर के बाद में इस पोजीशन पर चला गया, यहां पर चला गया, ये इस पोजीशन पर चला गया। तो आपको दिख रहा है कि ये जो पोजीशन है ये यहां से देखना, एरो हेड जो बना रहा हूं उसको ध्यान रखना कि ये इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ में मूव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका एक पर्टिकुलर एंगल चेंज हो रहा है। भाई थीटा जो हमारे पास में होता है इसकी यूनिट होती है रेडियन, और दूसरा हमारे पास में एंगल कौन सा होता है, स्टीरेडियन होता है, जिसको आप सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं। और ये मैक्सिमम हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर में हमें देखने को मिलता है। अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हमें थीटा के बारे में बात करनी है जो कि रेडियन है, और एंगल एक प्लेन एंगल जो हम डिफाइन करते हैं सिर्फ वो यहाँ पर लिखा है। तो ये थीटा से मैंने इसको डिफाइन कर दिया। तो जो पोजीशन इसकी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है ए टू बी, और यहाँ पर जो उसका एंगल का वेरिएशन आ रहा है, इसी को आप लोग क्या जानते हैं, एक जो टर्म हमारे पास में सर्कुलर मोशन के अंदर में आती है दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि एंगल इसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेस होता जा रहा है, धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। पहले 5 10 20 30 40 ऐसे ये मूव करता जा रहा है। अभी बिल्कुल आपको बेसिक लग रहा होगा, लेकिन अभी आप थोड़ी देर के अंदर में पहुंचेंगे तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर पता लगेगी। अच्छा, अब ये बात करूं मैं कि ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आपने यहां पर डिफाइन किया कि ये है डिस्प्लेसमेंट। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी कोई ना कोई तो डायरेक्शन होनी चाहिए। अब वो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसको आप जानते हैं, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल याद रख लेना इसको, तीनों ही वेरिएबल के अंदर में हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। राइट हैंड पाम रूल ये क्या कहता है कि आप अपने फिंगर्स को इस पॉइंट से फिंगर को पहले वाले पॉइंट की तरफ में क्या कर लो, सीधा कर लो, मतलब इस तरह से आप लोग कर लो। और फिर आप अपनी फिंगर्स को, जो आपकी फिंगर्स है, जिस डायरेक्शन में हमारी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस डायरेक्शन में कर्ल करने की कोशिश करो। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कुछ इस तरह से कर्ल कर रहा हूं। अब आप अपने थंब को देखो, जो थंब की डायरेक्शन होगी वही हमारे पास में इस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट की क्या रहेगी, डायरेक्शन रहेगी, और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। अच्छा, अब जो हमारे पास में वेक्टर है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो आपने इसको बोल दिया जी ये तो एक मेरे पास में क्या रहेगी, वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। अब इस वेक्टर को मैं कैसे डिफाइन करूं, ऐसे डिफाइन कर दूं, चलो भाई ये मेरे पास में थीटा चेंज हुआ, एक राउंड लिया, दूसरा राउंड लिया, तो ये मेरे पास में थीटा हो गया। ये एक 4 5 राउंड ले लिए तो ये मैंने थीटा डिफाइन कर दिया, मतलब इसका जो डायरेक्शन वो डिफाइन कर दिया। ये इसकी टेल हो गई है और ये इसकी क्या हो गया, हेड हो गया। ऐसे डिफाइन कर दें, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है सारी चीजें। तो इन सब चीजों को हम वेक्टर फॉर्म के अंदर में तो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन हम इन फॉर्म्स के अंदर में डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम एक नए वेक्टर की यहां पर डेफिनेशन और उसको यहां पर डिफाइन करने के लिए जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज नोन एज एक्सियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर है ये, एक्सियल वेक्टर है। तो एक्सियल वेक्टर हमें ये कह रहा है कि आपने फिंगर्स को जो है वो कर्ल किया है, तो आपके जो थंब की डायरेक्शन है वही इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। यानी कि जो थंब है वही आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को शो करेगा। उसका मैग्नीट्यूड तो इस तरह से हमारे पास में चेंज हो रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर अगर मैं इस डायरेक्शन मूव कर रहा हूं तो कहां आएगा, आउटसाइड आएगा। दो तरीके से आप लोग डिफाइन करते हैं ना कि आउटवर्ड आ रहा है तो एक मेरे पास में सर्कल और एक डॉट लगा दे, जैसे तीर बाहर आ रहा हो, और अंदर जा रहा है तो आप ऐसे क्रॉस कर देते हैं, यानी कि तीर के पीछे की साइड दिखाई देती है, तो ये आपने कहा कि ये अंदर की तरफ में जा रहा है, ये जरूरत पड़ेगी हमें। अच्छा, अब मान लो मैं ऐसा कर दूं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में ना मूव करके नीचे की साइड में मूव कर रहा है,
उसका मोशन की डायरेक्शन ये है, तब कहाँ जाएगा, तब उसकी जो डायरेक्शन होगी उसके सेंटर से आप लोग ऐसे क्रॉस बना के दिखा देंगे, तो ये किसकी डायरेक्शन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन के साथ में बिल्कुल फेमिलियर हो जाओ, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी ओमेगा ओमेगा के अंदर में भी और अल्फा के अंदर में भी, और इनके मैग्नीट्यूड्स को डिफाइन करने के लिए हमें कैसे सर्कुलर मोशन के लिए जरूरत पड़ती है, उनकी भी जरूरत पड़ने वाली है आप लोगों को। ठीक है भाई, तो ये जो थंब की डायरेक्शन है वो हमें क्या बताएगा, उसकी डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द एक्सियल वेक्टर। और एक्सियल वेक्टर कौन सा है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन डायरेक्शन से हम क्यों नहीं डिफाइन कर पाए, ऐसे भी तो डिफाइन कर सकता था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाता और इससे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो हमने इसके लिए एक्सियल वेक्टर डिफाइन कर दिए थे। ठीक है भाई, अब कुछ छोटी छोटी बातें और आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि मान लो मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, वो यहां से घूमकर ऐसे आ गई है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछना चाह रहा हूं। तो मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट ने एक सर्किल किया, इस पॉइंट से चली ए पॉइंट से, और वापसी लौटकर ये इसी पॉइंट पर आ गई है, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जल्दी बताओ भाई। ऑप्शन दे दूं आप लोगों को, चलो ऑप्शन देता हूं मैं, 0, 2 पाई, पाई, चलो तीन ही ऑप्शन के अंदर में बता दो मेरे को कि कितना इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। 0, यही आया होगा आप लोगों का आंसर, यही होगा ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने जो पूछा है, आपने कहा जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और आपने कहा इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। बहुत खूब, बहुत अच्छे भाई, थोड़ा बहुत और ध्यान दे लेते हैं आप लोग कि एक ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है मेरे पास में, तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो कोई स्क्रू है मेरे पास में। ठीक है, आपने एक पेचकस लिया, स्क्रू ड्राइवर लिया, और उसके ऊपर में लगा के आप उसको वापसी ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो ना। अब आप देखोगे कि आपने क्या किया, एक सर्कुलर मोशन किया उसके ऊपर में, आपने एक सर्कुलर मोशन किया उसके अंदर, मतलब आप घुमा रहे हो उसको, तो आपने कहीं ना कहीं एक रिवॉल्यूशन उसके अंदर में डाला है। और आपने डिफाइन भी किया था कि जो उसका इफेक्ट आता है, जो भी हमारे पास में इफेक्ट आता है, वो कहां पर आता है, बाहर की डायरेक्शन में आएगा। अगर मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा, तो वो अंदर की तरफ में जाएगा। अभी उसी को क्या करो, आप अंदर की तरफ में घुमाना शुरू कर दो, पेचकस के थ्रू, स्क्रू ड्राइवर के थ्रू अंदर की तरफ में जाता चला जाएगा। यानी कि कोई ना कोई तो उसका इफेक्ट आ रहा है भाई, जीरो तो हो नहीं सकता है वो। भाई कुछ ना कुछ तो बाहर की साइड में उसका इफेक्ट आया ना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कहां पर थी, इसकी डायरेक्शन तो आपकी एक्सियल थी, एक्सिस के अलोंग थी वो, तो उसका इफेक्ट मेरे पास में आ रहा है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख के कंफ्यूज नहीं होना है। आप जो कंफ्यूज हुए हैं वो है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट से हुए। और डिस्प्लेसमेंट में क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन के अंदर में कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है, जो इनिशियल पॉइंट है और उसी पॉइंट पर वो वापसी लौट कर आ रही है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट मेरे पास में 0 होती है। क्योंकि जो वहां पर हम डिफाइन करते हैं, वहां पर जो हमारे पास में डिफाइन होता है वो हमारी प्लेन है, उसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर में हम डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कर रहे हैं, और उसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सियल रहती है, यानी कि बाहर की डायरेक्शन में मेरा रहता है। कहाँ थे भैया हम, चलो चलो, हाँ यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट थी मेरे पास में, इस डिस्प्लेसमेंट को हम 0 डिफाइन कर सकते हैं नॉर्मली। और जो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये एक्सियल वेक्टर है, और एक्सियल वेक्टर के अंदर में कोई ना कोई उसकी क्या हो रही है, एक मोमेंट हो रही है, उसका कोई ना कोई इफेक्ट आ रहा है। तो एक सर्किल के अंदर में आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को 0 नहीं बोल सकते। अगर 0 नहीं बोल सकते तो कितना बोलेंगे, तो आपको समझ में आता है कि एक सर्किल के अंदर में ये चल रहा है कितना, 2 पाई रेडियन। तो इतना उसके अंदर में क्या हो जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एक सर्किल के अंदर में। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से कि मान लो मेरे पास में एक फैन है, और वो 15.5 राउंड्स के बाद में, यानी 15.5 राउंड्स के बाद में बंद हो जाता है, तो बताओ उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया। ऑप्शन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ऑप्शन है मेरे पास में 30, ऑप्शन है मेरे पास में 15.5, ऑप्शन है 31 रेडियन। रेडियन, ये सारी यूनिट इनकी क्या है, रेडियन है। तो आप समझ गए होंगे कि राउंड, एक राउंड के अंदर में, एक मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक चक्कर के अंदर में या फिर एक राउंड के अंदर में हमेशा कितना, 2 पाई। इस पॉइंट को लिखने का यहां पर हिंदी के अंदर में बहुत बड़ा सेंस है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग के अंदर में मैं वो फिट करना चाहता हूं। जब हम बात करेंगे हमारी आरपीएम्स को लेकर, तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो एक चक्कर यानी कि एक राउंड के अंदर में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, 2 पाई का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 15.5 इंटू 2 पाई। तो आपका आंसर कितना आएगा, 31
रेडियन। तो ये इसका क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है भाई, अब हमें ये तो समझ में आ गया, ठीक है भाई, कि थीटा जो है हमारे पास में, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। लेकिन आपने हमें काइनेमेटिक्स भी पढ़ाई थी, क्या हम इसको उन वेरिएबल्स के साथ में, जो वेरिएबल आपने शुरू में बताए, कौन सा था, एक x था, दूसरा हमारे पास में v था यानी कि वेलोसिटी थी, और तीसरा हमारे पास में एक्सेलेरेशन था, क्या हम इसके साथ में रिलेट कर सकते हैं? क्योंकि यहां पर जो मैंने एडिंग डाली है, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर में पूरी कहानी जो भी बन सकती है वो यहां पर समझाने का प्रयास रहेगा। तो यहां से आपने देखा कि थीटा है, उसको क्या मैं इसके साथ में रिलेट कर सकता हूं, जो इसका मेन हमारे पास में रिलेशन है कि लीनियर वेरिएबल्स के साथ में, ये एंगुलर थे और यहां पर हमारे पास में लीनियर वेरिएबल है, तो इससे कैसे रिलेट करेंगे, चलो भाई उसके साथ में भी रिलेट कर देते हैं। तो मान लो यहां पर एक ऑब्जेक्ट थी जो क्या कर रही है, एक सर्कुलर मोशन कर रही है, और इस पॉइंट से हमने मान लिया कि ये एक पर्टिकुलर पोजीशन पर पहुंच गई है, दिस इज इक्वल टू थीटा, थीटा एंगल इसने कवर कर लिया, ठीक। और ये रेडियस था इसका आर, और ऑब्जेक्ट ने जो यहां से यहां तक का ये एक क्या बनाई है, आर्क बनाई है। आप समझ पा रहे हैं, छोटा हिस्सा जो हमारे पास में होता है इसको हम जानते हैं आर्क से। ओके, अगर मैं इस आर्क की लेंथ को मान लेता हूं x है, x उसने मूव किया है, उसकी लीनियर जो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट उसने करी है, तो यहां से आपने निकाला कि जो रिलेशन यहां पर आएगी दैट इज इक्वल टू थीटा आर्क लेंथ, आर्क लेंथ होती है ये, डिवाइडेड बाई उसका रेडियस, ये हमारे पास में इसके रिलेशन निकल के आती है। अच्छा जी, अब ये समझ पा रहे होंगे कि ये जो रिलेशन है ना, आप अगर मैं ये कहूं कि थीटा दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई रेडियस, ये भी मेरे पास में रिलेशन हो सकती है। और एक रिलेशन मैंने आप लोगों के सामने ये लिखी है, तो दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है, पहले वाला सही है या फिर सेकंड वाला सही है। भाई यहां से आप देखो कि मैंने लिखा थीटा और इनके केवल मैग्नीट्यूड लिखे मैंने, और इसके अंदर में क्या डाल दिया, यहां पर मैंने इसके अंदर में उसका वेक्टर फॉर्मेशन डाल दिया है। तो यहां भी वो लिखे भाई जो उसने डिस्प्लेसमेंट करी है यहां से यहां तक की, और यहां पर भी आपने क्या किया, उसकी आर्क लेंथ तो लिखी है। तो जो ये रिलेशन है ये हमारे पास में गलत है, क्योंकि ये अपने आप एक वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म यहां पर सही नहीं बैठ रही है, रीजन बीइंग कि जो मेरे पास में थीटा है उसकी डायरेक्शन का एक एक्सियल वेक्टर है, और उसकी डायरेक्शन मेरे पास में आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है इस पर्टिकुलर केस के अंदर में। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज किया तो मैंने बाहर की साइड आई, और क्लॉकवाइज कर दूंगा तो अंदर की तरफ में चली जाएगी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन अलग है, तो दोनों का डायरेक्शन वाइज कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये रिलेशन मेरे पास में गलत है, हमें कभी भी अपने लीनियर और एंगुलर जो वेरिएबल्स हैं उनको इनके साथ में रिलेट नहीं करना चाहिए, कभी भी वेक्टर फॉर्म के अंदर में रिलेट नहीं कर रहे हैं, केवल उनके मैग्नीट्यूड मेरे पास में इक्वल है। जो हमारे पास में मैग्नीट्यूड आया है वो हमारे पास में सेम हो सकता है, लेकिन वेक्टर फॉर्मेशन के साथ में आप कभी भी उनको रिलेट नहीं कर सकते हैं। रीजन बीइंग कि थीटा मेरे पास में क्या एक एक्सियल वेक्टर है, और एक्सियल वेक्टर की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और उसको आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो आपको हमेशा कैसे उनको रिलेट करना है, उनकी मैग्नीट्यूड वाइज रिलेट करना है, ठीक भाई। और इस रिलेशन को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज इक्वल टू थीटा एल डिवाइडेड बाई आर। ये अच्छे से याद कर ले, बार बार इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो बेसिकली इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर एल को हम एक्स भी लिख सकते हैं, उसकी डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, या फिर आर्क लेंथ के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ थीटा एल और आर के बीच में रिलेशन दिया है, और ये कैसी रिलेशन है, ये मैग्नीट्यूड वाइज रिलेशन है। अभी आपको बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा, लेकिन आगे जब आएंगे तो और थोड़ा सा इसके अंदर में अच्छे ट्विस्ट क्वेश्चन डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। ये तो आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ लिया। अब एक बहुत खूबसूरत टर्म आती है जिसको आप सभी ने जाना है, एंगुलर वेलोसिटी के नाम से। आज की जो क्लास है बिल्कुल बेसिक क्लास है, क्योंकि ये बेस तैयार करेगी आपके आगे के आने वाले लेक्चर्स को लेकर। जब तक आपका ये बेस तैयार नहीं होगा आप अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, ठीक भाई। अब ये जो एंगुलर एक्सेलेरेशन की बात करें तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ये ओमेगा कैसे भी आप रिप्रेजेंट कर दो, डब्ल्यू से करो, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ में मूव कर दो, टर्न दे दो थोड़ा सा, जैसा भी आपको सही लगे, ओमेगा इसको हम बोलते हैं ओमेगा, ठीक। अब इसकी जो यूनिट होती है दैट इज इक्वल टू रेडियन पर सेकेंड। अब समझो इसको, इसकी यूनिट के साथ में खेलना शुरू करो कि ये पर सेकंड कितना एंगल चेंज कर रही है। पर सेकंड कितना एंगल, बाहर वाला नहीं देखना, जो उसका लीनियरली बॉडी मूव कर रही है उसको नहीं देखना। यहां पर ये जो केस है मेरे पास में, इसको नहीं देखना कि लीनियरली कितना दे रही है। ये कह रहा है कि पहले ये 1 सेकंड पर यहां पर थी, 2 सेकंड पर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां चली गई है, तो ये जो चेंज आ रहा है ना इतनी देर के अंदर में, 1 सेकंड के अंदर में, यहां पर 1 सेकंड में जो चेंज आया, इस चेंज को देखना है। तो एंगल उसका कितना चेंज हो रहा है उसी को हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी के नाम से। और उसको मैं अगर लिखना चाहूं तो एवरेज हम डिफाइन करते हैं डेल थीटा
डिवाइड बाय डेल टी से, और इसके ऊपर मैं लिमिट लगा देता हूं तो मुझे क्या मिल जाती है, एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल जाती है जिसको आप जानते हैं डी थीटा बाई डी टी के नाम से। तो आगे से आपको फॉर्मूला ये जो है ये याद रखना है कि एंगुलर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, या फिर आप ये बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, कि थीटा किस रेट से मेरे पास में चेंज हो रहा है। तो वहां पर आपके पास में आएगी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियसली निकल कर आ जाएगी। ठीक भाई, अब आपको ये भी समझ में आता है कि भाई ये एक वेलोसिटी डिफाइन करी है आपने, और वेलोसिटी जब भी डिफाइन करते हैं तो आपने काइनेमेटिक्स के अंदर में देखा था कि दो चीज डिफाइन करते हैं, एक स्पीड डिफाइन करते हैं और एक वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। तो स्पीड का केवल हमारे पास में होता है मैग्नीट्यूड, और वो डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर में, और वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिपेंड करती है एक मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन के ऊपर में। तो आपने यहाँ पर वेलोसिटी तो डिफाइन किया है, तो कम से कम इसका आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड तो ठीक है सब आपने यहां से मेरे को बता दिया, लेकिन इसकी डायरेक्शन का क्या? तो इसकी डायरेक्शन भी हमारे पास में क्या होती है, जिस डायरेक्शन में मेरा थीटा होता है, क्योंकि ये बेसिकली बता क्या रहा है, ये हमें यहां से देखो कि ये थीटा किस रेट से चेंज हो रहा है, नहीं थीटा का जो डायरेक्शन होगा उसकी डायरेक्शन जो चेंज हो रही होगी उसी चीज को ये बताएगा ओमेगा। तो जिस डायरेक्शन में मेरा ओमेगा चेंज हो रहा है, सॉरी थीटा चेंज हो रहा है, उसी डायरेक्शन में क्या रहती है, उस ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। जैसे यहां पर आपने एक ऑब्जेक्ट था जो कि एक सर्कल के अंदर में मूव कर रहा है, और हमने मान लिया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पहले ये थी पोजीशन, थोड़ी देर के बाद में यहां हो गया, हमने माना कि थीटा उसके अंदर में चेंज आ गया। तो इस केस के अंदर में आप अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब आपका क्या आ रहा है, बाहर की डायरेक्शन में आ रहा है। तो बाहर की डायरेक्शन में आ रहा है तो उसके एक्सिस के अलोंग आ रहा है, तो आप एक चीज और बोल सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस इज अलोंग एक्सियल वेक्टर। तो दोनों ही केसेस के अंदर में, चाहे मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं चाहे एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं, दोनों ही एक्सियल वेक्टर है, और जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी चेंज थीटा चेंज हो रहा है उसी डायरेक्शन में इसका एक्सियल वेक्टर आता है, डिफाइन करते हैं। अब देखो इसको थोड़ा फील करने की कोशिश करो, जो आप उसके अंदर में मूव कर रहे थे, जो मैंने स्क्रू ड्राइवर का आपको बताया कि आपने उस स्क्रू ड्राइवर के थ्रू उसको पेज को, जो हमारे पास में नट बोल्ट है उसको आपने खोलने की कोशिश करी, तो आप खोल रहे हैं तो आपने एक रोटेशनल मोशन दिया उसको, आप उसको सर्कुलर मोशन दे रहे हैं घुमाकर, तो वो क्या हो रहा है, बाहर की साइड में आ रहा है। अब उसका थीटा किस रेट से चेंज हो रहा है, अब थीटा जो आपने कहा कि एक चक्कर के अंदर में कितना हो रहा है, 2 पाई चेंज होता है उसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका 2 पाई चेंज हो रहा है। तो एक राउंड आपने दिया तो 2 पाई आया, दो राउंड दिया तो आपने कहा 4 पाई आ गया। तो वो किस रेट से चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन तो बेसिकली बाहर के साइड में आ रहा है ना, इसी स्पीड के साथ में बाहर की तरफ में निकल के आ रहा है, तो ये वही डिफाइन करती है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करती है, यानी कि वो बाहर की साइड कितनी तेजी के साथ में आ रहा है। मानो मैंने बहुत तेजी के साथ में घुमाना शुरू किया तो बहुत तेज बाहर आ जाएगा, बहुत तेजी के साथ में अंदर की तरफ में दबाने की कोशिश की तो अंदर मतलब क्लॉकवाइज घुमाया तो अंदर चलता चला जाएगा। तो वो कहां से आएगा, वो वही उसके एक्सिस के अलोंग ही तो जा रहा है, जहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन के अंदर में मूव करता जा रहा है। ठीक, तो ये भी हमारे पास में क्या रहती है, एंगुलर वेलोसिटी इज ए एक्सियल वेक्टर, और इसकी यूनिट रहती है रेडियन पर सेकंड। ठीक, अब मैं आप लोगों से बेसिक बेसिक चीजें बात करना चाहूँ, छोटे छोटे जो ओमेगा को लेकर एक अच्छा डिस्कशन हम कर लेते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर मैं डिफाइन करवाऊं। अच्छा, मैं अगर आप लोगों को ये देना चाहूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूँ। 2t² ओमेगा की वैल्यू दी है मैंने 2t² प्लस में 2t प्लस 1, ये थीटा की वैल्यू मैंने आपको दी है, और मैं पूछ रहा हूँ कि भाई किसी भी ड्यूरेशन के ऊपर में, मान लो t इज इक्वल टू 1 सेकंड के ऊपर में मेरे को आप इसका एंगुलर वेलोसिटी बताओ, तो क्या नहीं कर पाएंगे, सिंपल है, डी थीटा डिवाइड बाई डी टी करना है आपको, और यहाँ से आ गया 4t प्लस में 2, और कितने पर पूछिए, 1 सेकंड के ऊपर में पूछिए, तो यहाँ से आएगी 4 प्लस में 2 यानी कि 6 रेडियन पर सेकंड, यानी कि 6 रेडियन चेंज हो रहा है हर सेकंड के अंदर में, और उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, अलोंग द एक्सिस, यानी कि वो अपने आप में क्या एक एक्सियल वेक्टर है, तो एक्सियल वेक्टर के अलोंग उसकी क्या रहेगी, डायरेक्शन रहने वाली है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सिंपल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कई बार, कि थीटा आपको प्रोवाइड है। अच्छा, अगर मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूं कि ओमेगा मेरे पास में गिवन है, दैट इज इसी वैल्यू को मैं जो 4t प्लस में 2 ये आपको प्रोवाइड कर दूं कि ये मेरे पास में ओमेगा आ गया, और यहां से आप मेरे को उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो नहीं कर पाएंगे उसको, सिंपल सा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्या होगा, आप इसको इंटीग्रेट कर दो भाई, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो इसके अंदर में आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास में 2t² प्लस में 2t, और प्लस में एक c आता है
जो कुछ इनिशियल कंडीशन हमारे पास में होंगी उसके बेसिस के ऊपर में हम सी की वैल्यू डिफाइन करेंगे। अगर ये सिंपल सेम इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास में 1 आ जाएगा। यानी कि अगर आपको थीटा गिवन हो तो आप ओमेगा निकाल सकते हैं, और ओमेगा गिवन हो तो आप थीटा इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? थीटा के थ्रू आप जाएंगे तो डिफरेंशिएट कर देंगे, और यहां से आएंगे तो आप इंटीग्रेट कर देंगे। सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल, आपको समझ में आती भी है चीजें। ठीक है भाई। अब जो मेन डिस्कशन मेरा रहेगा वो आपको इसके रिलेशन डिफाइन करवाना होगा कि क्या हम जो कौन कौन से थे 3 वेरिएबल सर्कुलर मोशन के, बिल्कुल सही, थीटा, ओमेगा और तीसरा अल्फा। और जो हमारे पास लीनियर मोशन के 3 वेरिएबल एक्स, वी और ए, 3 वेरिएबल्स हैं, तो हमने एक रिलेशन तो डिफाइन कर दी इन दोनों के बीच में। क्या रिलेशन थी? कि थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, या फिर एल बाई आर, जो आप उसकी आर्क लेंथ लेते हैं। अब आपको रिलेशन डिफाइन करनी है ये, इनके साथ में फेमिलियर हो जाओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, बार बार इनका यूज होगा पूरे सर्कुलर मोशन के अंदर में, पूरे रोटेशनल मोशन के अंदर में। तो ओमेगा और वी के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बनता है। तो ये जो रिलेशन बनेगा, मैं इसको एक फील दिलाना चाहूंगा आप लोगों को कि ये मान लो एक सर्कुलर मोशन बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है, ठीक। तो ये हमने सेंटर मान लिया और ये फिक्स डिस्टेंस से मूव कर रही है, ओके। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर पहुंच गया, और ये जो रिलेशन, मतलब ये जो चेंज आया उसका, वो आ गया मेरे पास में थीटा, ठीक। इतना तो एक सर्कुलर मोशन को देखते ही आपको समझ में आता होगा। और दूसरा, आपको एक चीज और भी समझ में आई होगी कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं तो इसका जो चेंज आया होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर में एक्सेलेरेशन आया होगा, या फिर मैं कहूं सॉरी, जो उसका एंगुलर वेलोसिटी आया होगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया होगा, उनकी दोनों की डायरेक्शन क्या एक्सियल है, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो आउटवर्ड डायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने एक डॉट यहाँ पर आपको डिफाइन किया है, यानी कि बाहर की डायरेक्शन में उसका वेक्टर शो कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक। अब यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, उसकी लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। कैसे डिफाइन करते हैं? जो भी ऑब्जेक्ट जहां से भी मूव कर रहा है, जिस पॉइंट पर भी आप लेना चाह रहे हो, वहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी को डिफाइन करता है। अगर मुझे यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछ लिया जाए तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा और ये v डिफाइन कर दिया। तो इसी तरह से जिस भी पॉइंट पर आपको निकालना है तो उसके ऊपर में हम क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट को ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। अब यहां से आपको एक रिलेशन पता है कि ओमेगा को हम डिफाइन कर सकते हैं, ओमेगा दैट इज इक्वल टू डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। ध्यान से सुनते चलना अब इस पॉइंट को। अच्छा जी, अगर मैं इसको ये लिखना चाहूं कि जो थीटा था आपके पास में, एक रिलेशन आपने देखी थी, अभी ये रिलेशन आप लोग निकाल के लेके आए हैं, इस रिलेशन को मैं इसके अंदर में इंसर्ट करना चाहूं तो ओमेगा दैट विल बी इक्वल टू डी थीटा, और ये थीटा को आपने डिफाइन किया था आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई उसका रेडियस, ये डिफाइन किया था। अब क्योंकि रेडियस यहां पर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मैं इस रेडियस को बाहर ले आता हूं, तो 1 बाई आर हो गया, और ये बना मेरे पास में डी आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई उसका रेट ऑफ चेंज। यानी कि आर्क लेंथ की बेसिक की बात करें तो आर्क लेंथ है कौन सी, ये बाहर वाली जो है, ये वाली जो है। तो ये आर्क की लेंथ जो है वो किस रेट से चेंज हो रही है, यानी कभी ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर था, थोड़ी देर के बाद में वो इस पॉइंट पर चला गया, फिर यहां पर चला गया, इसकी पॉइंट पर चला गया। मैं एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, एंगल तो चेंज हो रहा है, हो रहा है साथ में, लेकिन उस एंगल की फॉर्मेशन को मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो बेसिकली उसकी आर्क चेंज हो रही है, धीरे धीरे उसका आर्क भी तो चेंज हो रहा है ना। तो आर्क चेंज हो रहा है, डिवाइड बाय dt हो रहा है, तो आप उसके बाहर सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा है। भाई जो उसकी लीनियर वेलोसिटी है वो उसके अलोंग जो जा रहा है, उसके सर्कमफ्रेंस के अलोंग जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी लीनियर वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा है। तो लीनियर वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा है, तो मैं यहाँ पर इस रिलेशन को कुछ इस तरह से पुट डाउन कर सकता हूँ कि ओमेगा जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू v, इस पूरे को v माना, और नीचे क्या बच गया मेरे पास में r बच गया। तो यहां से आपके पास में रिलेशन आई ओमेगा और v के बीच में कि ओमेगा दैट विल बी इक्वल टू v डिवाइड बाई r, ठीक। अच्छा, एक तो मैंने ये रिलेशन आप लोगों के सामने लिखा, दूसरा मैं रिलेशन लिखना हो क्योंकि दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, ओमेगा भी मेरे पास में वेक्टर क्वांटिटी है और v भी मेरे पास में वेक्टर क्वांटिटी है। तो दूसरा रिलेशन मैंने बनाया v, ये भी वेक्टर डिवाइड बाई r। बताओ कौन सा रिलेशन मेरे पास में सही है। अब इतना तो आप लोग समझ गए होंगे अभी कि ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ है, जो कर्ल आप फिंगर कर रहे हैं वो बाहर की डायरेक्शन में आ रही है उसकी, और v की डायरेक्शन क्या है, ये ऊपर की साइड में, यानी कि जहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। क्या v की डायरेक्शन और ओमेगा की डायरेक्शन सेम है? अगर नहीं है तो आपने इस रिलेशन को इसके साथ में इक्वेट कैसे कर दिया?
अगर इक्वेट नहीं कर सकते डायरेक्शन वाइज तो ये रिलेशन मेरे पास में गलत हो जाएगा, यानी कि हम वेक्टर फॉर्म को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हमेशा कौन सी फॉर्म को कंपेयर करना चाहिए हमें? हमेशा उसके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना चाहिए, यानी कि मैग्नीट्यूड ही हमारे पास में v बाई आर के बराबर में होता है। बहुत से लोग मिसकंसेप्शन बनाए हुए हैं कि वो इनके अंदर में फर्क ही नहीं समझते कि ओमेगा और वी को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया तो वेक्टर में ठीक है भाई, वेक्टर के अंदर में भी हमने कंपेयर कर दिया, सही है। मैग्नीट्यूड के अंदर में तो हम अच्छे से जानते ही हैं, वेक्टर भी लगा दिया तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच इज द राइट रिलेशन। जैसे ओमेगा मैंने प्रोवाइड कर दिया, आपको पहला ही ऑप्शन ये मिलेगा अपने एग्जाम के अंदर में, और दूसरा ऑप्शन या कहीं कोने में छुपा हुआ ये मिल जाएगा, या फिर आप लोगों को कुछ ऐसा भी मिल सकता है कि ओमेगा आर ओमेगा दैट विल बी इक्वल टू वी, कुछ इस तरह के रिलेशन मिलेंगे। तो आपको इसके अंदर में सही ढूंढना पड़ेगा। तो सही हमें पता है कि भाई इसकी डायरेक्शन तो बाहर की तरफ में होती है और वी की डायरेक्शन जो होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है, जहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो रिलेशन वाइज यानी कि वेक्टर फॉर्म तो कभी उनकी सही हो नहीं सकती है। ये भी मेरे पास में सही नहीं हो सकती है क्योंकि दोनों की गलत है। तो ये मेरे पास में गलत, ये मेरे पास में गलत। तो राइट आंसर कौन सा है यहाँ पर आपके पास में? उसका मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप कंपेरिजन करेंगे तभी वो क्या रहेगी आपके पास में, सही रहेगी, वरना क्या कर देंगे, गलत आंसर आप लोगों का टिक हो जाएगा। ठीक भाई, अब मैं कुछ और स्टडी करवाना चाहूंगा जो ओमेगा को लेकर थे। ओमेगा अभी आपने जो सर्कुलर मोशन के लिए पढ़ा वो एक सर्किल के अंदर में मूव करते हैं तब ऑब्जेक्ट का डिफाइन है। ये जो आपने डिफाइन किया ओमेगा दैट विल बी इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर, ठीक है भाई, ये हमारा एक सर्कुलर मोशन आएगा। मैं इस सर्कुलर मोशन पर दोबारा भी आऊंगा कि कौन सा कंपोनेंट इसका रेस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा कंपोनेंट जो हम अल्फा और ये बात कर रहे हैं ए को लेकर, इनके ऊपर में भी काफी अच्छी चर्चा करेंगे हम। लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में अभी शेयर करना चाहूंगा और उनके साथ में आपको थोड़ा एक सोचने का दायरा ओपन करने की कोशिश करूंगा। ठीक, मान लेते हैं कि हमारे पास में एक ओमेगा है। जो ओमेगा हम किसके लिए डिफाइन कर रहे थे? एक सर्कुलर मोशन के लिए डिफाइन कर रहे थे। लेकिन मैं कहता हूं कि ये ओमेगा जो है एक सर्कुलर मोशन के लिए हम ना डिफाइन करके एक रेक्टिलिनियर मोशन के लिए डिफाइन करना चाहता हूं। यानी कि सीधी भाषा में बोलें कि एक नॉन सर्कुलर मोशन के लिए डिफाइन करना चाहता हूं। तब हमें क्या कैलकुलेशन इसके अंदर में करनी चाहिए? थोड़ी सी थ्योरेटिकल है अभी ये, थ्योरेटिकल समझो, फिर आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर में लेके जाऊंगा। ठीक, मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट था जो यहां से चलना शुरू किया, इस पोजीशन पर पहुंच गया। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा, उसके ऊपर में कुछ भी नहीं है। अब यहां से आपको समझ में आता है कि मैं अगर ऑब्जर्व इस ऑब्जेक्ट को यहां से कर रहा हूं, एक तो ऑब्जेक्ट यहां से ऑब्जर्व किया गया तो उसको ये स्ट्रेट लाइन मोशन दिख रहा है। लेकिन ये पर्सन जो यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इसको तो ये क्या दिखेगा, एक कंपोनेंट उसके अंदर में आ गया, एक पैरामीटर उसके अंदर में आ गया, और उसको आपने देखा कि हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट है जहां पर मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने पी। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहां से ऑब्जर्व कर रहा है तो यहां से इसने क्या बना दिया, एक थीटा एंगल यहां पर बना रहा है। और थीटा पैरामीटर आ गया तो थीटा पैरामीटर से मुझे पता है कि किस तरह का पैरामीटर है, ये एक सर्कुलर मोशन का पैरामीटर है। और सर्कुलर पैरामीटर है तो कहीं ना कहीं ये एक सर्कुलर मोशन करेगा जो रेस्पॉन्सिबल होगा इसको करवाने के लिए। अब कौन से कंपोनेंट्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे? ठीक, अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, मान लेते हैं v वेलोसिटी से, आगे की साइड में जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी थी उसके पास में, और वो ऑब्जेक्ट इस रेक्टिलिनियर मोशन के थ्रू मूव करता हुआ जा रहा है, इस लाइन के अलोंग में मूव करता जा रहा है, जिसकी वेलोसिटी हमने v डिफाइन कर दी। ठीक है भाई, यहां तक हमें समझ में आ गया। अब मैं कुछ ऐसा करूं कि ये कंपोनेंट जो है इस पर्सन को और यहां से जोड़ रहा है इस p पॉइंट को, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वर यहां पर बैठा है। तो इसके लिए कुछ ऐसा होगा कि ये वेलोसिटी जो है इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूं कुछ इस तरह से, तो ये जो वेलोसिटी है इसको एक एंगल पर बनती हुई दिखाई देगी, एक एंगल पर बनती दिखाई देगी। तो एंगल पर बन रही है तो भाई हमें बिल्कुल फिजिक्स के अंदर में पता है कि अगर एंगल के ऊपर में बन रहा है तो उसको हमें रिजोल्व करना आना चाहिए, उसके वेक्टर्स के अंदर में हमें रिजोल्यूशन आना चाहिए। तो मैंने इस v वेलोसिटी को डिफाइन किया, तो ये एंगल जो यहां पर रहेगा, तो इसके दो कंपोनेंट्स मैंने डिफाइन कर दिए जो कि क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। भाई इस पर्सन के लिए देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, मैं इसकी स्ट्रेट लाइन को आगे की तरफ में लेके जाऊं तो इसको यहां पर भी एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर भी एक एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं देखो इस पर्सन के लिए तो ये स्ट्रेट लाइन है। लेकिन ये जो पर्सन है, जो दूसरा पर्सन है यहां पर खड़ा हुआ, ये पहला है ये दूसरा है, तो दूसरे के लिए उसकी स्ट्रेट लाइन ये है, तो v उसके नीचे की साइड में है, इसके लिए ये अलोंग द लाइन है। लेकिन ये जो नीचे है इसको देखो, आप ऑब्जर्व करो, इसकी आंखों से देखना चाहो तो इसकी वेलोसिटी थोड़ा बहुत एंगल बना रही है यहां पर, और एक एंगल यहां पर भी बन रहा है। और ज्योमेट्री के थ्रू हम यहां पर समझ सकते हैं कि ये जो एंगल होगा मेरे पास में क्या रहेगा, थीटा बनेगा। कैसे बनेगा, आप इसके ऊपर में दिमाग लगाएं। पूरा बेसिक मैंने आप लोगों को करवा रखा है इसको लेकर, ये एंगल थीटा, तो यहां पर भी मेरे पास में ये एंगल थीटा,
ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी मेरे पास में थीटा। अब इन्हीं सारी कैलकुलेशंस को आपको कैरी आउट करना है और फाइनली आपको मिलेगा कि ये एंगल भी क्या रहेगा मेरे पास में, थीटा रहने वाला है। ठीक है, तो ये आप एक बार इसका मैथमेटिक करके देख लेना, तो आपको समझ में आएगा कि एंगल यहाँ पर क्या रहेगा, थीटा बनेगा मेरे पास। जो एंगल यहाँ पर रहेगा वही एंगल इसके लिए डिफाइन होगा। अच्छा, अगर ये एंगल यहाँ पर डिफाइन हो रहा है तो ये जो वैल्यू है v की, तो इसके मैं दो कंपोनेंट्स तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए दो कंपोनेंट्स बनेंगे इस वेलोसिटी के, क्योंकि ये एक एंगल पर है। तो जहां पर एंगल होता है उसके लिए होता है v cos थीटा, यानी cos थीटा आ जाता है, और इसके लिए क्या होता है v sin थीटा। अच्छा जी, अब दो कंपोनेंट आपको समझ में आ गए इस वेलोसिटी के, कि इस पर्सन के लिए हम अगर ऑब्जर्व करें तो v sin थीटा इसको ऊपर की तरफ में ले जाने की कोशिश करेगा और v cos थीटा इसको नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगा। नहीं समझ पा रहे हो? देखो, एक रोड है मान लो मेरे पास में, इस पर्सन को मैं यहां से इसको इस तरह में खींचना चाह रहा हूं, ये फिक्स पॉइंट में कर देता हूं, तो ये पॉइंट क्या करेगा, मतलब ये इसको अगर मैं इसको फ्री पॉइंट कर देता हूं तो ये इसको आगे की तरफ में खींचता हुआ लेके जाएगा, आगे की तरफ। तो इस लाइन के अलोंग इस पर्सन के लिए ये पॉइंट ऐसा है कि ये पॉइंट आगे की तरफ में खींचता हुआ चला जाए। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि इस पॉइंट के लिए मैं यहां पर एक फोर्स लगा देता हूं नीचे की डायरेक्शन में, तो आप समझ रहे होंगे कि पहले ये इस पोजीशन पे था, थोड़ी के देर के बाद में ये इस पोजीशन पर आ जाएगा, थोड़ी देर के बाद में ये इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। बेशक वो कर नहीं रहा है यहां पर, लेकिन उसको ऐसा फील होगा। पर्सन तो सीधा जा रहा है, लेकिन उसके लिए ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रहा है, उसकी वेलोसिटी जो है पहले यहाँ पर थी, फिर थीटा चेंज होगा, फिर और थीटा चेंज होगा, क्योंकि फंक्शन क्या है मेरे पास में, थीटा का है। मान लेते पहले 30 डिग्री पे था, फिर 60 डिग्री बन गया, फिर 90 डिग्री बन गया, ऐसे बनता हुआ चला जाएगा। इसके अंदर 90 तो नहीं होगा, इसके अंदर में 90 पे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। 90 से कम रखेंगे हम इस एंगल को, यानी कुल मिला के उसका जो एंगल है वो चेंज हो रहा है। तो कौन सा कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है यानी कि ये वाला v cos थीटा, ये रेस्पॉन्सिबल है उस बॉडी के अंदर में कैसा मोशन करवाने के लिए, सर्कुलर मोशन करवाने के लिए। तो आपको समझ में आए कि भाई जो बॉडी मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन के अंदर में मूव कर रही है, तो ये जो ऑब्जर्वर यहां से बैठ के देख रहा है उसके लिए कौन सा कंपोनेंट इसको नीचे लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज v cos थीटा। तो ये v cos थीटा इसको क्या करेगा, एक सर्किल के अंदर में घुमाता है, तो v sin थीटा क्या करेगा, इसको दूर ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये सर्किल में जो घुमा रहा है, तो आपको अभी थोड़ी देर के पहले आप लोगों ने सीखा था कि जो ओमेगा है मेरे पास, ओमेगा है वो पी पॉइंट का, भाई घुमाना तो मेरे को पी पॉइंट है, किसके रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो पी पॉइंट को ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में देखूं तो उसका डी थीटा डिवाइड बाई डी टी हो रहा है, तो डी थीटा मेरे पास में डिपेंड हो रहा है। तो यहां से आपको समझ में आती है कि ये जो वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू वी कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर। भाई जो उसका वेलोसिटी आएगा, हमें एक रिलेशन पता है कि ओमेगा की रिलेशन होती है v डिवाइड बाई आर, और v हमें क्या पता है, उसकी v एक लीनियर वेलोसिटी पता है उस ऑब्जेक्ट की, तो मैं उसको एक एंगुलर वेलोसिटी के अंदर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो v डिवाइड बाई आर है। और उसको सर्किल के अंदर में घुमाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, उसका v cos थीटा रेस्पॉन्सिबल है, v sin थीटा उसको दूर ले जाने के लिए। लेकिन आप सीधा v लिख दोगे तो गलत है, क्योंकि v तो भाई उसके कंबाइंड इफेक्ट है ना दोनों का, ये इसको आगे खींचने की कोशिश कर रही है, इसको सर्किल ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो v अगर खाली लिख दोगे तो वो तो उसका एक स्ट्रेट लाइन मोशन वाला कंपैक्ट आ जाएगा, मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और इन दोनों का इफेक्ट जो है वो v आता है। तो v cos थीटा इस पर्सन के लिए रेस्पॉन्सिबल है उस ऑब्जेक्ट को नीचे लाने के लिए, यानी कि सर्किल के अंदर में घुमाने के लिए। अच्छा, अब आपको एक चीज और देखने को मिले, तो आपने सीखा होगा अच्छे से इसके अंदर में, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो ये मेरे पास में एक ऑब्जर्वर था और यहां पर मेरा पॉइंट था, इन दोनों को आपने क्या किया था, ज्वाइन किया था, ये पॉइंट मैंने ज्वाइन किया। तो ये ज्वाइन करने के बाद में आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाया था, यानी कि ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, किसके साथ में, जो लाइन ओ और पी को जोड़ रही थी, जो लाइन ओ और पी को जोड़ रही थी, यानी कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम लिखते हैं आर। जो दो पॉइंट्स है, जिस पॉइंट से आप ऑब्जर्व कर रहे हो और जिस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हो, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होती है, उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और v cos थीटा कौन सा होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उसके अंदर में कौन सा इफेक्ट डालने के लिए, बिल्कुल सही, एक सर्कुलर मोशन डालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलो एक क्वेश्चन के साथ में और अच्छे से समझ में आएगा, और फिर हम इसी ओमेगा को इन केसेस के अंदर में कुछ इस तरह से भी लिखते हैं, ओमेगा दैट इज इक्वल टू v
परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आर, यानी कि जो v का हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, जो v था इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये वाला जो कि v cos थीटा है, जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसका, देखो ये तो उस पॉइंट के अलोंग जा रही है, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया इसका, पैरेलल कंपोनेंट हो गया, आर के पैरेलल हो गया, और ये जो कंपोनेंट है ये क्या हो गया, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। ये शायद मैंने काइनेमेटिक्स के अंदर में भी आपको समझाया था कि क्या हमारे पास में पैरेलल कंपोनेंट होता है और क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट, पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट सबसे अच्छे से सीखे थे। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है तो ये रेस्पॉन्सिबल होगा उसके अंदर में सर्कुलर मोशन डालने के लिए, और ये आर क्या है, ये रेडियस कौन सा हम कंसिडर करते हैं, जहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं और जिस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा हूं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है। चलिए क्वेश्चन के साथ में इसको शुरू करते हैं। मान लेता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 1, और यहां से मैं ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट P, जिसकी डिस्टेंस है 50 मीटर, यानी कि ये इस पॉइंट से 50 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक। और यहां से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये पॉइंट मैंने दे दिया O, और ये यहां से दूरी पर है, लेट अस सपोज 40 मीटर, ये 40 मीटर की दूरी पर है, ये 50 मीटर की दूरी पे है। तो मैं अब आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं कि फाइंड द ओमेगा, ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आफ्टर 2 सेकेंड। लगाओ भाई दिमाग इसके अंदर। इसको मैंने क्या किया है, जस्ट इस पॉइंट से क्या कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है, यानी कि फ्री फॉल हो रहा है ऑब्जेक्ट का। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि इसका ओमेगा क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर आफ्टर 2 सेकेंड, यानी कि इस पॉइंट से मैंने इसको छोड़ा तो 2 मिनट 2 सेकेंड के बाद में कहीं नीचे आएगा, तो उस पॉइंट पर इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर वेलोसिटी क्या रही होगी, यानी कि ओमेगा क्या रहा होगा उसका। चलो सोल्व करो इसको, वीडियो को पॉज करो और अच्छे से इसको सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक। अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर में काइनेमेटिक्स के अंदर में ले जाने की कोशिश करता हूं। भाई ऑब्जेक्ट यहां से नीचे की तरफ में ड्रॉप हो रहा है, अगर ड्रॉप हो रहा है तो किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर में, क्योंकि मैंने टाइम दिया आपको 2 सेकंड के ऊपर में, तो वो ड्रॉप करने के बाद में अंडर ग्रेविटी गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस भी उसने ट्रेवल करी होगी। अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल करी है तो आपको समझ में आता है कि 2 सेकंड के बाद में, 2 सेकंड के बाद में कितना मूव कर जाएगा वो, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा हाफ GT², या फ्री फॉल के अंदर में पढ़ चुके हैं आप लोग, हाफ इंटू में 10 टाइम मेरे पास में आएगा 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4, यानी कि 20 मीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से कितना नीचे गिर चुका होगा, दिस इज 20 मीटर, वो नीचे गिर चुका होगा, ठीक। अब जो ऑब्जेक्ट है 2 सेकंड के बाद में वो कहीं यहां पर होगा, यानी कि पॉइंट मेरा इस पर्टिकुलर जगह पर है, P पॉइंट है, ठीक है भाई, यहां पर भी समझ में आ गया मैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की साइड में एक वेलोसिटी के साथ में गिर रहा है, तो अगर मैं ये निकाल लूं कि इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है, तो v हमें डिफाइन किया, v दैट इज इक्वल टू 2 सेकंड तक चला है, अंडर ग्रेविटी गिरेगा, तो यहां से 10 इंटू में 2 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। सिंपल जीटी हम यूज कर सकते हैं ना, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस में जीटी वाला फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज किया, u मेरे पास में 0 था क्योंकि सिंपली मैंने ड्रॉप किया, g की वैल्यू 10 ली और टाइम की मैंने 2 ली, तो 20 मीटर पर सेकंड मेरे पास में आ गया, ठीक। अच्छा जी, अब ये पॉइंट था, अब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। ये पॉइंट था मेरे पास में जहां पर ऑब्जेक्ट है, और इस पॉइंट के ऊपर में उसकी वेलोसिटी कितनी है नीचे की साइड में, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, और ये यहां से कितनी दूरी पे है, 40 मीटर की दूरी पे है, और ये जो दूरी बच गई है इसके अंदर में यहां से यहां तक की, दिस इज इक्वल टू 50 था तो 20 नीचे आ चुका, तो ये बचा 30। ये पॉइंट इस जगह पे था। अब हमें क्या पता करना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर उस बॉडी का एंगुलर एक्सेलेरेशन कितना है, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है उसकी। तो अब अपने बेसिक फॉर्मूला पर जाओ, इसने क्या कहा था, इस फॉर्मूला से हमें समझ में आता है कि हमें उसके अंदर में सर्कुलर मोशन निकाल, ओमेगा किससे रिलेट करेगा, ओमेगा रिलेट करेगा एक सर्कुलर मोशन से, यानी उसके अंदर में डी थीटा बाई डी टी चेंज होना चाहिए, और ये ओमेगा मुझे चाहिए, तो ओमेगा के लिए मुझे दो कंपोनेंट्स की जरूरत है, एक तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी और दूसरा आर, जो उन पॉइंट्स को जहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं उनके बीच की दूरी हो। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं इस पॉइंट से और मेरा ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पर, तो मैं दोनों को ज्वाइन कर दूं, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, यानी कि ये मुझे क्या मिल गया, आर मिल गया। तो मेरा जो फॉर्मूला है दैट इज वी टी डिवाइडेड वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आर, उसके अंदर में मैं आर के लिए तो कंफर्म हो गया। कैसे कंफर्म हुआ, आपको दिख रहा है कहीं एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये 90 डिग्री, ये 30, ये 40, तो ये कितना बच गया मेरे पास में 50, यानी कि आर की वैल्यू आपके पास में आ गई 50, ठीक भाई।
अच्छा, एक जो हमारे पास में वैल्यू थी, ये 30 है, ये 40 है, तो अपनी एक फेवरेट सर्किल जो हम ट्रायंगल बनाते थे, ये 30 है, ये 40 है, तो ये एंगल कितना बन जाया करता था? बिल्कुल सही, ये बन जाता था हमारे पास में 37 डिग्री। ये 37 डिग्री बनता था, तो ये कितना बन जाएगा? 53 डिग्री बन जाएगा। अरे भाई, वही बेसिक हमारी फेवरेट ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर में ये एंगल, अगर मेरे पास में जो ये वैल्यू 3 है तो ये एंगल 4 है, वैल्यू 4 है तो ये 5 है, तो ये पॉइंट अपने आप एंगल बन जाया करता 37, और ये एंगल होता था 53 डिग्री। क्या नया इसके अंदर में कर दिया यार मैंने। मैं डाटा ऐसा चूज किया है कि आपकी आराम से आप ट्रायंगल बना सको उसके अंदर में, और इसी लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से कि वो डायरेक्टली आप उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सको। तो मुझे चाहिए वी परपेंडिकुलर। ठीक। अब ये वेलोसिटी जो है, ये कहीं ना कहीं आपको दिख रही है कि ये नीचे की साइड में इसका मेन कंपोनेंट है, लेकिन मुझे इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए जो इस लाइन को ज्वाइन करके बन रहा होगा। तो इस लाइन को ज्वाइन करके आप देख पा रहे हैं कि कंपोनेंट जो बना है वो कहीं ना कहीं ये बना है। अगर मैं इसको यहां से डिफाइन करूं, तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आपको दिख रहा है कि ये है, और दूसरा कंपोनेंट जो कि अलोंग द पॉइंट आ रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये वाला, ये परपेंडिकुलर है भाई, थोड़ा सा बनाने में इसमें हो गया, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया वी का। और ये वी कितनी चल रही है? ये 20 से चल रहा है नीचे की साइड में। तो इस लाइन के अलोंग तो ये कंपोनेंट हो गया जिसकी वैल्यू है v। मेरे पास में कितना आएगा? ये v, ये 57, तो यहां पर आ गया आपके पास में 37 डिग्री, तो v साइन 37, और ये वाली कितनी होगी? v कोस 37। चाहे तो आप इससे वैल्यू फाइंड कर लो, ये चाहे थीटा 53 वाला यूज कर लो, तो ये v साइन 53 हो जाएगा। भाई दोनों की बराबर ही वैल्यू है ना, v साइन 53। चाहे आप इस एंगल को मान के कर लो 53 को, चाहे 37 को मान के चल रहे हो, तो ये आपकी वैल्यू, अगर आप इसको मानोगे अंदर वाले 53 को, तो ये हो जाएगा v, यहाँ पर होगा cos 53 हो जाएगा ये। ठीक है, आपको एंगल के चूज करना है, कोई सा भी आप एंगल अपना चूज कर सकते हैं। ठीक। तो v cos 37 और v cos 53 दोनों की वैल्यू हमारे पास में सेम होती है, तो यहां से मैंने इसको फाइंड आउट किया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों की जब इसको कैलकुलेट करेंगे v परपेंडिकुलर? तो v परपेंडिकुलर की वैल्यू ये 20 है, तो ये आपका कितना आ गया? 16 आ गया, और ये आपका कितना आ गया? 12 आ गया। तो यहां से आपका v परपेंडिकुलर आया, दैट इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 50, और यूनिट है इसकी क्या? रेडियन पर सेकेंड। तो क्वेश्चन के अंदर में कुछ नहीं था, बेसिक इसके अंदर में आपको समझने का ये था कि आपने दो पॉइंट्स को ऐड ऑन किया, ये पॉइंट आपने ऐड ऑन किया, ये आपके पास में 50 था जिसकी वैल्यू आपको पता लग गई है कि ये ऑब्जर्वर है, और ये मेरे पास में क्या है? उस पॉइंट को मुझे फाइंड आउट करना है, क्योंकि वेलोसिटी जो थी वो नीचे की साइड में जा रही थी, किससे? 20 मीटर पर सेकंड से। अब मुझे इस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट चाहिए जो इसके अंदर में सर्कुलर मोशन डालेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन, एंगुलर कंपोनेंट जो उसका पैरामीटर है ओमेगा, वो तो एक सर्कुलर मोशन के अंदर में आ सकता है। और इसकी वैल्यू मुझे पता है कि एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है, ऊपर से ड्रॉप करते जा रही है, तो उसको मैं इसके अंदर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो v बाई आर से मैं डायरेक्टली उसको कर सकता हूं। तो v बाई आर से आप लोग कर सकते हैं, तो पहले हमें v की वैल्यू फाइंड करें, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर परपेंडिकुलर रिस्पॉन्सिबल है तो हमें इसका एक वेक्टर ये मिल गया, और एक वेक्टर यहां से मिल गया, और ये एंगल जो थे, क्योंकि ये वैल्यू जो बनी थी वो कितनी बनी थी? ये बनी मेरे पास में 30, ये बनी आपके पास में 40, तो ये एंगल हो गया था 37, और ये एंगल हो गया था 53। तो आपने बेसिक इसके वेक्टर रिजोल्यूशन की बात करी, तो यहां से कंपोनेंट आएगा v साइन 53, और इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी होती है? 16 हो जाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल गया। देखो पिछले जो क्वेश्चन थे उसके अंदर में आप थोड़ा बहुत कंफ्यूजन इसलिए आ रहा होगा कि सर आपने तो यहाँ पर v cos थीटा यूज किया, और इसके अंदर में आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर v साइन 53 यूज कर रहे हो। भाई मुझे इनसे ये वैल्यू चेंज हो सकती है। मैंने कहीं ये लिखा, उसके बाद में लास्ट में मैंने लिखा कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखा है मैंने। ये तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए, जो सिनेरियो यहां पर बन रहा था उसके लिए मेरे पास में v cos थीटा बन रहा था, लेकिन फाइनली मैंने इसके अंदर में ये लिखा आप लोगों के लिए कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट की जरूरत होती है, r होता है जो उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ता है। तो कभी भी रटो मत चीजों को, बस अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लो कि मुझे काम करना है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए, और आर होगा जो ऑब्जर्वर और उस पॉइंट को मीट करेगा, मतलब दोनों को ज्वाइन करेगा। तो आपने वही किया इन सब क्वेश्चंस के अंदर में। तो यहां से आपको वैल्यूज पता लग गई, तो आपने डायरेक्टली लिखा कितना वैल्यू? वीटी की आपकी 16 आई, और डिवाइड बाई आर, आर ये था जो ऑब्जर्वर और उस पर्टिकुलर पॉइंट को जोड़ रहा है, दैट इज इक्वल टू 50। तो ये रेडियन पर सेकेंड आप लोगों के पास में आंसर आ गया। चलो, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, और थोड़ा सा आपका सोचने का दायरा और खोलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन को इसके साथ में सम अप करना चाहूंगा, और बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको दिखता होगा उसका वेरिएबल जो थीटा जो है वो चेंज हो रहा है। तो थीटा उसका चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, अगर ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो मैं,
हर पॉइंट के ऊपर में कुछ इस तरह से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो हर पॉइंट पर अगर मैं इस ओरिजिन पॉइंट से देखूँ तो उसका थीटा जो है वो वेरी कर रहा है, और वेरी कर रहा है यानी कि कहीं ना कहीं कंपोनेंट आपका जो पैरामीटर है थीटा, ओमेगा और अल्फा, इनमें से यहाँ पर हमने उठा लिया थीटा को। तो थीटा वेरी कर रहा है तो कंफर्म है कि थीटा वेरिएशन है, तो उसके अंदर में एक ओमेगा वेरिएबल भी आ जाएगा, ओमेगा ओमेगा पैरामीटर भी आ जाएगा। तो मैं उसी के साथ में इसको लिंकअप करने की कोशिश करते हैं। चलो क्वेश्चन आप लोग नोट करें कि मान लेते हैं कि सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ से मैंने एक प्रोजेक्टाइल मोशन था, ये ऑब्जर्वर है मेरा यहीं पर, यहीं से मैंने इस पॉइंट जो आपने माना है यहीं से एक ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया है विद ए प्रोजेक्शन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और u मैंने या इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था दैट इज इक्वल टू 10√2, ये मैंने प्रोवाइड किया है, और पार्टिकल इनिशियली इसी पोजीशन पर था। ठीक, अब जो क्वेश्चन है उसको सुनो। फॉर द गिवन प्रोजेक्टाइल मोशन फाइंड ओमेगा ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि जब ये ऑब्जेक्ट अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, उस समय आपको इसका क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो पहले तो आप लोग ये देखो कि मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा कुछ इस तरह का, ये इसने प्रोजेक्टाइल मोशन कर लिया। अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर में आपको ओमेगा निकालना है। अब ओमेगा निकालना है तो कंफर्मली मुझे ये पता होना चाहिए कि उस पॉइंट पर ले जाने के लिए उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, और जो पॉइंट आएगा, ये जो हाईएस्ट पीक पॉइंट आएगा यानी कि जहां पर मुझे निकालना है उस पॉइंट को, और मैं ऑब्जर्वर के पॉइंट को जोड़ दूं तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो यहां से आपको समझते हैं कि ये जो पॉइंट होगा, जो हाईएस्ट हाइट मतलब पीक पॉइंट होगा, तो ये कहीं ना कहीं ये रहेगा, और इस पॉइंट को आप यहां से जोड़ दोगे तो ये तो आपके पास में निकल के आ गई इसकी आर। भाई हाईएस्ट पॉइंट एक प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर में जो एच मैक्स है वही हो सकता है, तो ये इसकी बेसिकली क्या है, एक एच मैक्स है। ठीक, अब जो कंपोनेंट है इस ऑब्जेक्ट का, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसके दो कंपोनेंट हैं। इनिशियली 45 डिग्री पर दिया है तो 10 इसका इस साइड में है, और 10 ही इसका कहां पर है, इसको वर्टिकल मूवमेंट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, 10 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड। मेरा जो मेन कंसर्न है ना इन क्वेश्चंस को डालने का, वो सिर्फ ये है कि ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि इस वी परपेंडिकुलर और आर का क्या रिलेशन होता है, कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। चाहे कैसा, देखो पिछले में मैंने स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर में डाल दिया, अब मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्टाइल मोशन दे रहा हूँ और इसके अंदर में भी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर जो जो एंगुलर स्पीड है वो निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एंगुलर एक्सेलेरेशन के ऊपर में काम कर सकते हैं। जब मैं अल्फा के बारे में बताऊंगा तो उससे और भी आपको समझ में आ जाएगा। तो वी परपेंडिकुलर मुझे निकालना है और दूसरा मुझे आर निकालना है, लेकिन मेरे पास और कुछ गिवन नहीं है। लेकिन क्या आप समझ पा रहे हैं कि मेरे पास ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो है, जो ऑब्जर्वर और उस पर्टिकुलर पॉइंट पी के बीच में निकालना चाहता हूं, तो ये मुझे पता लग जाए, अगर मैं इसको बी मान लेता हूं, ओ से बी ये डिस्टेंस पता लग जाए, पी से बी मुझे पता लग जाए, तो मैं आराम से इसका आर निकाल सकता हूं। तो आर मेरा निकल जाएगा, और इस पॉइंट के ऊपर में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो मैं निकाल लूं तो मेरे लिए वी परपेंडिकुलर निकल कर आ जाएगा। तो लगाओ इसके अंदर में दिमाग कैसे कर सकते हो आप लोग। ठीक, अब देखो आपको समझ में आता होगा कि ये इसकी क्या है, रेंज है। और रेंज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेंज को मैं डिफाइन करता हूं यू एक्स इंटू में यू वाई डिवाइडेड बाई जी। आपको समझ में आ रहा होगा, यू स्क्वेयर जो हम फॉर्मूला उसके अंदर में यूज करते थे, यू स्क्वेयर साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला, उसी को मैंने यहाँ पर यूज किया। तो यू एक्स यू वाई डिवाइड बाई जी आ गया मेरे पास में। तो यू एक्स की वैल्यू कितनी है, जो एक्स डायरेक्शन में वो 10 है, वाई डायरेक्शन में कितनी वैल्यू है 10 है, ये आ गया, और डिवाइड बाई जी कर दूं तो यहाँ से आपके पास में आ गया 10। तो टोटल आपके पास जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। और ये कौन सी है, जो डिवाइड बाई जी आया ना, टोटल तो मेरे पास में 2g होता है, तो ये अपने रेंज जो थी उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, टोटल रेंज जो आई है उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये टोटल रेंज आपके पास में कितनी आई है, दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ से ये फॉर्मूला जो था मेरे पास में, ये 2ux इंटू में uy होता है भाई। तो यहाँ से मेरे को इसको क्या करना है, पूरा r आया था तो r का मैं डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइड बाई 2, 2 से मेरे पास में 2 कैंसिल हो गया। तो आपको ये वैल्यू जो मिली है यहाँ से यहाँ तक की, दिस इज इक्वल टू ये वाली, दिस इज इक्वल टू 10 मीटर, ये 10 मीटर आ गया। अब ये जो हाईएस्ट पीक पॉइंट पर आएगा तो ये कहीं ना कहीं उसका एच मैक्स होता है, और एच मैक्स निकालने का फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है, कितना होता है, यू स्क्वेयर
और कौन सा कंपोनेंट उसको वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्टाइल की जो बेसिक थी उन्हीं को मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ। मैंने कहा कि ये पीक पॉइंट है, अगर मुझे निकालना है तो हमें इसका बेसिक पता है कि v परपेंडिकुलर डिवाइड बाई r पता होना चाहिए। तो r तो तब पता लगेंगे जब आप इस डिस्टेंस को निकाल पाओगे, जो ऑब्जर्वर है और जिस पॉइंट पर मेरा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच की आप डिस्टेंस निकाल पाओगे। तो इसके लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल मुझे यूज करनी चाहिए, जिसमें ये एच मैक्स मुझे पता होना चाहिए और इसका बेस मुझे पता होना चाहिए। तो मैं आराम से इसके अंदर में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो यू स्क्वायर वाई आप लोग यहाँ पर रखेंगे तो 10 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई वाई डायरेक्शन में भी कितनी वेलोसिटी है, 10 की वेलोसिटी है, वो मैंने यूज करी, इंटू में 2 इंटू में 10, जी की वैल्यू 10 होती है, तो यहाँ से आ गया 5 मीटर, तो 5 मीटर वैल्यू आ गई है और ये 10 मीटर आ गई, ये आपके पास में एच मैक्स आया 5 मीटर। आप इसके अंदर में वैल्यूज को पुट डाउन करेंगे तो ये जो r आएगा दिस विल बी इक्वल टू 5√5। तो आपको ये वैल्यू के लिए कंफर्म हो गया r के लिए, दैट इज इक्वल टू 5√5। ठीक, अब देखो इसके अंदर में, और इसका भी शॉर्टकट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवाया हुआ है, वहां से आप इसको समझ सकते हैं। तो अब आपको एक चीज पॉइंट समझ में आया होगा कि ये पॉइंट मेरे पास में है कुछ इस तरह का बना हुआ है। ये ऑब्जेक्ट जो था, यहाँ पर वैल्यू बन रही है उसकी 10, यहाँ पर 10 5 था ना, ये वाला 5 है, और ये वैल्यू जो बनी है वो 10 बनी है, और ये हमारे पास में थीटा है। अगर आप लोग यहाँ से देखें तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 5/10। तो tan थीटा आपके पास में निकल के आएगा 1/2। और थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो थीटा को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स हाफ, यानी इस थीटा की वैल्यू आपको समझ में आती है tan इनवर्स हाफ है। ठीक भाई, अब आप लोगों से ये पूछ लिया, ये दूसरा, ये वाली वैल्यू कितनी थी, 5√5 आपके पास में। या तो आप ये वाली थीटा का यूज कर सकते हैं, अगर ये नहीं करना चाहते तो बेसिक जो हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसका आप डिफाइन कर सकते हैं। तीनों पॉइंट्स जो आप पाइथागोरस है, परपेंडिकुलर है, मेरा जो हाइपोटेन्यूज है वो, जो बेस है उसका वो, और उसका परपेंडिकुलर है, तीनों चीजों को आपने डिफाइन कर दिया, 5 10 और 5√5। अच्छा, अब मेरे लिए यहाँ पर जरूरत क्या है, अब आपको समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट जो था वो यहाँ से यहाँ तक मूव करके गया ऐसे। अब किसी के दिमाग में ये भी आना चाहिए कि आपने ये 45 डिग्री क्यों यूज नहीं किया, जो इनिशियली 45 बना हुआ था वो यूज क्यों नहीं किया। भाई वो तो उस बॉडी का एक्चुअल प्रोजेक्शन एंगल है, जो ऑब्जेक्ट थी उसका ये प्रोजेक्शन एंगल है, यहां से जो ऑब्जेक्ट जा रही है कुछ इस डायरेक्शन में, इसका प्रोजेक्शन एंगल है। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है, मुझे तो उसकी जो शॉर्टेस्ट पाथ बनता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का, वो एंगल की बात कर रहा हूं, तो ये थीटा मुझे पता होना चाहिए। तो थीटा मुझे पता लग गया, और इसकी वैल्यू थी tan इनवर्स हाफ। ठीक, अगर ये पता है तो आपको यहां से समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी तो हो गई है 0, तो इसका एक वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा ये, और ये वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या रहता है, सेम रहता है थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। ये मेरे पास में ऑब्जर्वर था, यहां से मैं इस पॉइंट को मिलाऊं, ये वाला पॉइंट में अगर मिला रहा हूं, तो इस पॉइंट के लिए ये दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकता हूं, एक इसका ये कंपोनेंट और दूसरा इसका ये कंपोनेंट। देखो ये कंपोनेंट होगा उसको ऊपर की तरफ में ले जाने की कोशिश करेगा, और ये कंपोनेंट उसके अंदर में सर्कुलर मोशन डालने की कोशिश करेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये ओपी जो इनको जोड़ रहा है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा, ये वाला। तो ये एंगल कितना आया मेरे पास में, थीटा एंगल बनेगा, पूरी जो हम ज्योमेट्री वगैरह लगाएंगे इसके अंदर में ये थीटा एंगल बनेगा। तो ये कंपोनेंट इसका आएगा tan cos थीटा, और ये वैल्यू इसकी आएगी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा, दिस इज tan sin थीटा। तो vt यानी कि जो v परपेंडिकुलर वैल्यू है दैट इज इक्वल टू tan sin थीटा, और r की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई है, 5√5। तो वैल्यूज को पुट करो, तो tan sin थीटा की वैल्यू यहां से क्या निकाल सकते हो, sin थीटा इस पर्टिकुलर ट्रायंगल से। तो ये मेरे पास में परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, तो क्या आता है हमारे पास में, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो 5√5 आपके पास में ये वैल्यू आ गई है, 5√5, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से आर की वैल्यू आपके पास में 5√5 है, तो आप इसको सोल्व करो, जो भी आपके पास में आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, डिजायर्ड रिजल्ट होगा। तो यहाँ से आया 10 डिवाइड बाई 25, और फाइनली आप लिखना चाहो तो 2/5 आंसर आपके पास में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ एक प्रोजेक्टाइल मोशन को इंट्रोड्यूस किया था कि हम उसके थ्रू भी एक सर्कुलर मोशन को निकाल सकते। देखो उस पर्टिकुलर जो आप सर्कल के अंदर में देखते हैं, उस सर्कुलर मोशन के ऊपर में भी मैं कहानियों को लेके आऊंगा, लेकिन काफी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, इसलिए 2-3 न्यूमेरिकल मुझे यहाँ पर आपको सोल्व करवाने पड़े, ताकि क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाए टॉपिक को लेके कि अच्छा केवल हम एक सर्कल के अंदर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन की तरफ में भी हमें रखना चाहिए, वहां पर भी एक सर्कुलर मोशन डेवलप हो सकता है, वहां पर भी पैरामीटर उसके अंदर में आ सकते हैं।
तो यहां से आपके पास में समझ में आया कि जो ऑब्जेक्ट थी, प्रोजेक्टाइल किया, प्रोजेक्टाइल करने के बाद में एक हाईएस्ट पीक पर पहुंचेगा, वो हाईएस्ट पीक पर पहुंचने के बाद में हमें दोनों पॉइंट्स के बीच की, ऑब्जर्वर कहां पर है ये, और पॉइंट कौन सा मुझे ऑब्जर्व करना है, पी पॉइंट करना है। तो यहां पर एक कंपोनेंट आपको वेलोसिटी का मिला, उस कंपोनेंट के हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, एक परपेंडिकुलर और एक दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के लिए ये एक एंगल पर है, ये एक थीटा एंगल पर बना हुआ है, इसलिए मेरे को ये वेलोसिटी जो है वो दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकता हूं मैं। लेकिन कोई पर्सन इसी पी पॉइंट पर बैठा होगा तो उसके लिए तो ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस में उसकी वेलोसिटी चल रही है, लेकिन इसके अलोंग ये एक एंगल बनाता हुआ चल रहा है, तो हमें इसको दो कंपोनेंट्स के अंदर में रिजोल्व करना पड़ता है। एक मेरा ये वाला आ गया और एक यहाँ पर आ गया, दोनों की म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। और हमें जब भी ओमेगा निकालना होता है तो ओमेगा का हमें फॉर्मूला पता है कि v परपेंडिकुलर डिवाइड बाई r होता है। तो r होता है जो ऑब्जर्वर और जिस पॉइंट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के उठाए कि ये रेंज होती है टोटल, उसका हाफ पॉइंट जो होता है वो ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला पीक पॉइंट पूछा है तो पीक पॉइंट पर उसका एच मैक्स होगा, तो ये वैल्यू एच मैक्स की आ गई। इन दोनों का यूज करके आप इसके हाइपोटेन्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। ये पता लग गया, इसके कंपोनेंट का पता लग गया, क्या आप एंगुलर वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, इजीली उसको आप निकाल सकते हैं। तो ये कुछ अच्छा लेवल बढ़िया क्वेश्चन थे। और भी आप करना चाहेंगे तो जैसे हम आगे करेंगे, जब और टॉपिक्स को मैं रिलेट करूंगा तब इन सब चीज़ों का मैं यूज़ करता हुआ चलूंगा। इसके अंदर मैं दोनों को बॉडीज को भी मूव करवा सकता हूं मैं, ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन के अंदर में भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना अभी डेप्थ में आप लोगों को नहीं जाना है, सिर्फ इतना पढ़ लोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट आप लोगों के लिए। अब एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जिसको आप सभी जानते हैं आरपीएम के नाम से, और हमेशा इसके अंदर में आप लोग क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि होता क्या है। को बताएगा मेरे को आरपीएम होता क्या है, क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, रिवॉल्यूशन, वेरी गुड, सबने रट रखा है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। लेकिन सब हमने कभी इसको ना समझने की कोशिश नहीं करी होता क्या है। और इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं एक बड़ी खूबसूरत टर्म्स है जिसको आप जानते हैं एन से। इस एन से हमेशा आप लोग डरे हैं। जब भी क्वेश्चन के अंदर में बोल दिया गया ए बॉडी रिवॉल्व्स हैविंग 100 आरपीएम, 200 आरपीएम, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, या फिर कोई भी चीज़ पूछ लेगा, फिर आप थोड़े ना हाथ पैर आपके घबराने शुरू हो जाते हैं, और कभी पूछ लेगा टाइम पीरियड बताओ, तो आखिर ये आरपीएम है क्या। चलो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ मैं। ये जो आरपीएम टर्म है ना, ये जर्नली हमारी यूज होती है इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर ज़्यादातर इस टर्म का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि जो गाड़ियां वगैरह होती हैं उनके आरपीएम से डिफाइन होती हैं, कोई भी मोटर होती है उसके आरपीएम से डिफाइन होती है, ठीक है। कोई भी रोटर हमारे पास में, आप मार्केट में जाओगे तो हमेशा पूछे कितने आरपीएम की आपको मोटर चाहिए, पंखा भी है वो भी उसकी मोटर जो है वो भी आरपीएम वगैरह से हम डिफाइन करते हैं। गाड़ी वगैरह है उसके भी हम देखते हैं कितना आरपीएम है, कौन कितनी तेज़ी के साथ में चलता है। और आपने गाड़ियों के अंदर में देखा भी होगा कि एक जो हमारे पास में मीटर होता है वो बेसिकली आरपीएम को लेकर बना हुआ होता है। तो आरपीएम का मतलब है कि वो जो टायर है वो कितना रिवॉल्व कर रहा है 1 मिनट के अंदर में। अब रिवॉल्यूशन हो रहा है उसके अंदर में, एक ऑब्जेक्ट अगर रिवॉल्व कर रही है पर मिनट, वो कितने रिवॉल्व कर रही है, तो कंफर्म है कि उसके अंदर में किस तरह का मोशन हो रहा है, एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। और सर्कुलर मोशन उसके साथ में अटैच है, तो हमारे पास में थीटा भी होगा, ओमेगा भी होगा, और तीसरा पैरामीटर अल्फा भी होगा। अब थीटा तो ठीक है, हमें पता है कि एक चक्कर लगाएगा तो वो कवर करता है 2 पाई, उसके अंदर में थीटा का चेंज आ गया। और ओमेगा जो है यानी कि वो थीटा किस रेट से चेंज कर रहा है, वो थीटा किस रेट से चेंज कर रहा है पर सेकंड, वो मेरे पास में ओमेगा डिफाइन होता है। अब ओमेगा की टर्म आप लोगों ने देखी थी कि रेडियन पर सेकंड, मैं इसी रिलेशन के ऊपर में लेके आना चाहूंगा आप लोगों को। तो आपने कहा कि ये जो n होता है ये बेसिकली डिफाइन होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। फील करो कि 1 मिनट के अंदर में कितने रिवॉल्यूशन वो ऑब्जेक्ट कर रही है 1 मिनट के अंदर में। और 1 मिनट के अंदर में कितना मेरे पास में टाइम होता है, अगर मैं सेकंड्स के अंदर में चलूं तो 60 सेकंड होती है उसके अंदर में। अगर मैं ये देख लूं कि 1 सेकंड के अंदर में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो जाएं, यानी कि उसका कितना मेरे पास में थीटा चेंज हो रहा होगा। भाई ये रिवॉल्व कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, ऐसे रिवॉल्व कर रही होगी ऑब्जेक्ट मेरी, तो उसका क्या कर रहा है, बेसिकली थीटा तो चेंज कर रहा है। ये बॉडी मेरे पास में रिवॉल्व कर रही है, जैसे मैंने कहा कि भाई ऑब्जेक्ट जो है 5 रिवॉल्यूशन कर रही है, 5 रिवॉल्यूशन कर रही है, तो मतलब उसका थीटा चेंज हो रहा है। 5 रिवॉल्यूशन का मतलब एक बार पूरा घूमी, दूसरा चक्कर लिया। ध्यान दो, अब मैंने शुरू में लिखवाया था चक्कर, ठीक है ना,
तो वो चक्कर का मतलब है कि एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई, दूसरे चक्कर में 2 पाई, तीसरे चक्कर में 2 पाई, चौथे चक्कर में 2 पाई, पांचवें चक्कर में 2 पाई, यानी कि टोटल उसका डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 पाई हो गया। क्यों आप इसको क्या कर देते हैं, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ने कितना घुमा, तो आपने कहा जी 2 पाई एन, जितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आप लोगों को दिए हैं उतना वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया उसने। ठीक भाई, अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया तो ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आपने कहा साहब, ये तो हमारे लिए 1 मिनट के अंदर में हुआ करते थे, ये मिनट के होते थे कि इतना वो 1 मिनट के अंदर में घूम रहा है। ये हमेशा जो आरपीएम मिलता है ना, ऐसे मिलता है 100 आरपीएम। तो आपको यहां से समझ में आता है कि 1 मिनट के अंदर में 100 रिवॉल्यूशन ले रहा है, यानी कि 1 मिनट के अंदर में वो 100 चक्कर लगा रहा है, और 100 चक्कर लगा रहा है तो वो टोटल थीटा कितना चेंज कर रहा है उसका, 200 डिवाइड बाई इंटू में 2 पाई, यानी कि आपके पास में 200 पाई उसका थीटा चेंज हुआ है, इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर में आ गया। लेकिन अगर मैं उसके इस कंपोनेंट को डिफाइन करना चाहूं, उसकी एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करना चाहूं, तो वो तो 1 सेकंड के लिए डिफाइन होती है, तो कोई बड़ी चीज थोड़ी ना होगी, इसको 60 से डिवाइड कर दो। यही तो करते हैं भाई कि 1 मिनट के अंदर में मेरे पास में 60 सेकंड होती है, तो 60 से आप डिवाइड कर दो। तो आई होप अब आपको फील आ गई होगी, जो फॉर्मूला आप लोग अभी तक रटते थे 2 पाई एन डिवाइड बाई 60, ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। ये 60 से क्यों डिवाइड करते हैं, एन से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, और ओमेगा से क्यों, ओमेगा के इक्वल हम किसको क्यों इक्वेट कर देते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने इसको रटा था, तो ओमेगा डायरेक्टली ये मत कर देना कि आपको दिया गया 200 रिवॉल्यूशन कर रही है ऑब्जेक्ट, तो सीधा ही मत लिख देना 200 रेडियन पर सेकंड कर देना, ऐसा मत कर देना, इसको गलती कर दोगे आप लोग। क्योंकि 200 रिवॉल्यूशन करने का मतलब है कि एक चक्कर के अंदर में, यानी कि एक रिवॉल्यूशन के अंदर में 2 पाई उसका थीटा चेंज हो रहा है, 2 पाई उसका थीटा जो है वो चेंज हो रहा है, ये थीटा जो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है ना, ये 2 पाई चेंज हो रहा है एक चक्कर के अंदर में। जीरो तो नहीं होगा ना, समझ चुके होंगे जीरो क्यों नहीं होता, क्योंकि वो बाहर के डायरेक्शन में आ रहा है, कोई ना कोई इफेक्ट तो कर रहा है उसका, एक्सियल वेक्टर है तो कोई ना कोई इफेक्ट तो उसका आ रहा है। तो 2 पाई एन मेरे पास में आ गया ये। अगर 2 पाई एन आ गया तो आपको 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर में चाहिए, बिकॉज ऑफ द रिलेशन कि रेडियन पर सेकंड होती है हमारी क्या, ओमेगा, तो डिवाइड बाय 60 कर दो। कई बार हो सकता है कि आवर के अंदर में दे दे आपको, तो 3600 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो कुछ भी दे आपको, आपको ये ध्यान रखना है कि इतने रिवॉल्यूशन है, जो भी आपको टाइम पीरियड दे उससे आपको डिवाइड कर देना। रिवॉल्यूशन पर मिनट देगा तो ऐसे कर दो, रिवॉल्यूशन पर आवर भी दे देगा तो आपको यहाँ से 3600 से डिवाइड कर देना उसको। लेकिन बेसिक फॉर्मूला जो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आगे से ओमेगा का फॉर्मूला अगर आरपीएम की फॉर्म में गिवन हो तो 2 पाई, यानी कि 2 पाई एक रिवॉल्यूशन में, और कितने रिवॉल्यूशन में, एन रिवॉल्यूशन में, इतना घुमा, डिवाइड बाई पर सेकंड करने के लिए मुझे उसको 60 से डिवाइड करना है, अगर मेरे पास में आरपीएम गिवन हो तो ये वैल्यू आप लोग आरपीएम से इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आप लोगों को कि बताओ कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 100 रिवॉल्यूशन ले रही है, 100 रिवॉल्यूशन ले रही है, या फिर मैं आप लोगों से ये कहूं कि एक पंखा है जो कि 15.5 रिवॉल्यूशन ले रहा है, 15.5 रिवॉल्यूशन लिए उसने, तो उसका ओमेगा कितना होगा। तो आपको समझ में आता है कि ओमेगा के लिए ये रिवॉल्यूशन मैंने कहा 15.5 आरपीएम है उसका, 15.5 आरपीएम है, तो आपको समझ में आता है कि उसका ओमेगा मेरे को डिफाइन करना है। तो 2 पाई एक रिवॉल्यूशन में लेता है, 15.5 रिवॉल्यूशन में कितना लेगा, एन से मल्टीप्लाई, और क्योंकि ये मिनट के अंदर में गिवन है तो 60 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर कितना बना 31 पाई डिवाइड बाई 60। तो ये आपके पास में इसका राइट आंसर रहेगा। तो ओमेगा आपको निकालना आना चाहिए। ये रिलेशन जो है अभी जरूरत नहीं है, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, लेकिन आप लोग याद रखेंगे जब भी आरपीएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूं तो इसको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए आप लोगों के। चलो एक अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप लोग जानते हैं टाइम पीरियड के नाम से। अभी तो बेसिक हम चल रहे हैं, इसकी टर्मिनोलॉजीज पर चल रहे हैं, बाद में तो इस पे बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे। अब टाइम पीरियड होता क्या है, तो ये होता है मेरे पास में कि एक रिवॉल्यूशन करने में मुझे कितना टाइम लगता है, एक रिवॉल्यूशन के दिन। अब फील करने की कोशिश करो आप लोग कि हमें ये पता है कि एक ऑब्जेक्ट है वो एक रिवॉल्यूशन ले रही है, कुछ इस तरह का मूव कर रही है। अब हमें यह भी जानकारी है कि ये जो ओमेगा है इसको हम डिफाइन करते हैं डी थीटा बाई डी टी से, और एक रिवॉल्यूशन करने में इसको कितना चलना पड़ता है, 2 पाई चलना पड़ता है। अभी तक जो आप लोगों ने सीखा ना उससे मैं थोड़ा सा चेंज ला के दिखाना चाह रहा हूं। जो आपने सिर्फ रिलेशंस को रटा है उसमें मैं आपको एक फील दिलाना चाहता हूं कि चीजें आती कहां से हैं। अगर टाइम पीरियड की बेसिक डेफिनेशन पे जाते हो तो बेसिक डेफिनेशन ये कहती है कि भाई उसने
एक रिवॉल्यूशन लेने में कितना टाइम लिया है यहां तक आने में। तो भाई आपको ओमेगा पता है डी थीटा बाई डी टी होता है। अब ये चेंज कितना है उस ऑब्जेक्ट के अंदर में, 2 पाई का, तो आपने लिखा 2 पाई। और एक रिवॉल्यूशन लेने में हमने कहा कि टी टाइम ले रही है वो, कैपिटल टी से हम जर्नली इसको रिप्रेजेंट करते, तो टाइम के अंदर में चेंज आया टी का। तो ये एक रिलेशन आती है ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई टी। और ये मैक्सिमम लोग इस रिलेशन को भूल जाते हैं। आप लोगों को ये नहीं भूलना है कि कभी भी आपको टाइम पीरियड और ओमेगा के बीच में रिलेशन पता निकालना हो तो आप डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं। और आप इसको ये भी लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा। ये रिलेशन आप लोग याद रखेंगे। कहां से आया, क्यों आया, ये एक फील दिलाने का था कि आपने जो एक रिलेशन को रटा है ना कि डी थीटा बाई डी टी है, उसको समझने की कोशिश करो। उसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये एक फील आनी चाहिए कि थीटा है, ओमेगा है, यानी कि उसके अंदर में एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब वो एक्सियल है, यानी बाहर की डायरेक्शन में उसकी जो एक्सियल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन बाहर की साइड में होगी। तो थीटा चेंज हो रहा है, तो थीटा चेंज हो रहा है, तो अब सोचो कि टाइम पीरियड मुझे निकालना है। तो टाइम पीरियड का मतलब है कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाना। और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में कितना पाई मेरा चेंज हुआ, थीटा चेंज हुआ, 2 पाई चेंज हुआ। और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है तो उसके लिए कितने टाइम की जरूरत है, कितना टाइम चेंज हुआ, तो हमने कहा कि टी टाइम चेंज हुआ, तो आपने सीधा इसको टी से डिवाइड कर दिया। यहां से रिलेशन निकल के आता है। तो टाइम पीरियड के लिए आप रिलेशन याद रखेंगे दैट इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा। एक क्वेश्चन करवाएं इसके ऊपर में टाइम पीरियड्स को लेके। चलो एक क्वेश्चन करो आप लोग। करने को बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो टाइम पीरियड का मैंने तरीका बताया उससे आप लोग सोल्व करो। दो सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के चारों तरफ में घूम रही है। अभी सैटेलाइट को आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, सिर्फ ये देखो कि बस घूम रहा है कुछ। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये घूम रही है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि अपना सर्किल जो है वो कवर कर रही है 6 घंटे में। दूसरी ऑब्जेक्ट है, ये पहली मान लेता हूँ, और दूसरी ऑब्जेक्ट है मतलब दूसरा जो सैटेलाइट है वो अपना 12 घंटे के अंदर में मान लेते 10 आवर के अंदर में वो रिवॉल्व कर रहा है। वो जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा सर्किल 10 घंटे में ले रहा है, ये अपना 6 घंटे के अंदर में ले रहा है। तो आपको समझ में आता कि 6 घंटे में सर्कल कवर कर रहा है, तो यानी कि मैंने क्या प्रोवाइड किया आपको, उसका टाइम पीरियड प्रोवाइड कर दिया। तो मैं अब आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैं इन दोनों को यहां से शुरुआत करूं, इन दोनों की इस पर्टिकुलर पॉइंट से शुरुआत करूं कि एक दूसरे को आमने सामने देखें, तो दोबारा ऐसी सिचुएशन कब बनेगी कि वो एक दूसरे को आमने सामने देख पाए, यानी कि दोबारा से वो इकट्ठे आ जाएं। क्योंकि कई बार ये होगा ना कि ये बहुत तेजी के साथ में चल रहा होगा, ये जो है धीरे धीरे चल रहा होगा ऐसे, ये इसको पीछे से आके कहीं ना कहीं दोबारा से पकड़ेगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये पोजीशन कौन सी होगी जब ये दोबारा एक दूसरे को पकड़ लेंगे, यानी एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। तो इसके लिए मुझे समझ में आता है कि ये ऑब्जेक्ट भी ऊपर की साइड में मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट की ऊपर की साइड में मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन कर रहे हैं। रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर यूज करना, रिलेटिव वाले को। ओके, तो टाइम जो आएगा आपके पास में वो टाइम पीरियड रहेगा 2 पाई, क्योंकि 2 पाई मुझे रिवोल्यूशन लेना है, और जो ओमेगा रिलेटिव आप लोगों को निकालना है। अब ये रिलेटिव कैसे निकलेगा भाई, इसका जो टाइम पीरियड आएगा, इस वाले का टाइम पीरियड, पहली वाली का, तो टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट दैट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई 6। ये तो आएगा ना जो अभी आप लोगों ने निकाला है रिलेशन, सॉरी ओमेगा। ओमेगा जो आएगा वो आया मेरे पास में ओमेगा 1 2 पाई बाई 6, और दूसरे का जो आएगा ओमेगा 2 दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई 10। अब क्योंकि दोनों ही एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो ओमेगा 1 माइनस में ओमेगा 2 होगी, क्योंकि ओमेगा 1 जो है वो बहुत तेजी के साथ में चल रहा है। तो ये आएगी आपके पास में 2 पाई बाई 6 माइनस में 2 पाई बाई 10। तो दोनों कब मैच कर जाएंगे, दोनों का टाइम पीरियड होगा वो रिलेटिव मुझे पता हो जाना चाहिए। तो यहां से आपके पास में आई 2 पाई डिवाइडेड बाई जो ओमेगा रिलेटिव आया दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई 6 माइनस में 2 पाई डिवाइड बाई 10। और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास में 60/4, और इसको सोल्व करेंगे तो 15 आवर्स, यानी कि 15 घंटे के बाद में वो दोनों क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को मीट कर जाएंगे। देखो ये जो रिलेशन था, यहां पर मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास में दो चीजें सर्कुलर मोशन के अंदर में मूव कर रही हैं, तो आपको वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है उसको यूज करना चाहिए। और उसको यूज करने का तरीका आपको पता है कि उसका फॉर्मूला ये मैंने बेसिक आपको बताया कि अगर रिलेटिवली कर रहा है तो ये रिलेटिव बन जाएगा। और ये दोनों मीट कब करेंगे, यानी कि देखो दोनों मीट करने का मतलब है कि उनके बीच में एक जो वेलोसिटी है वो
दोनों का अगर मैं रिलेटिव देखना चाहूँ तो एक वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का दोनों के अंदर में डिफरेंस आया। कितना डिफरेंस था? ये था, ये वाला। अब इस एंगुलर वेलोसिटी से एक सर्किल पहली वाली कितनी देर में पूरा करेगी और दूसरी वाली कितनी देर में पूरा करेगी। अगर दोनों का टाइम पीरियड मेरे पास में सेम हो जाए तो वो दोबारा से उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में मीट कर जाएंगे। भाई ये मान लो मेरे पास में 9 बजे चला, ये मान लो मेरे पास में ये भी 9 बजे चला, तो ये तो कभी मीट कर नहीं सकते ना भाई। 9 बजे के बाद में अगर मैं एक सर्किल के बाद में देखना चाहूं तो नहीं कर सकते। अगर मैं इन दोनों को कंबाइंडली एक मान के देख लूं तो एक सर्किल ये कितनी देर में पूरा कर सकते हैं, एक सर्किल ये दोबारा से इसी पॉइंट पर कब आकर मिल सकते हैं। तो मैं, अगर मेरे को ये पता लग जाए तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी मुझे पता लग जाए, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी मुझे पता लग जाए, तो मैं उस एंगुलर रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करके वो एक टाइम पीरियड निकाल सकता हूं कि दोनों उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, कोई भी एक पॉइंट में मैच कर लूं यहां पर, तो ये दोनों घूमकर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी देर के बाद में लौट कर आएंगे। ठीक है, तो वो बेसिक फॉर्मूला 2 पाई उनको रिवॉल्व करना है एक सर्किल के अंदर में, एक साइकिल के अंदर में, और ये रिलेटिव उनकी वेलोसिटी आ गई है। तो इससे मैंने डिवाइड किया, ये ओमेगा रिलेटिव आपने यहां से निकाल लिया। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में 15 आवर्स का टाइम आ जाएगा। तो ये आज की जो क्लास थी इसके अंदर में मैंने आपको बेसिक समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर में बहुत खूबसूरत टॉपिक जिसको आप एक्सेलेरेशन के नाम से जानते हैं, और एक्सेलेरेशन की बेसिक डेफिनेशन आप लोगों ने, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है कि ये होता है v²/r। अगर मैं कहूं कि ये फॉर्मूला जो है वो कंप्लीटली सही नहीं है, ये डिफाइन करना आपका कंप्लीटली सही नहीं है, तो सही है क्या और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर में सिखाऊंगा। और वहां से हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जोड़ते हुए जो 3 पैरामीटर्स मैंने बताए, थीटा, ओमेगा और अल्फा, इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे और तीनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए हम अपनी चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के डिफाइन होते हैं। और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये जो वैल्यूज़ हैं, मतलब ये 3 पैरामीटर्स हैं, ये आपके जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे वहाँ पर भी काम आएंगे, जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी काम आएंगे। तो इनके साथ में फेमिलियर हो जाओ, डरना नहीं है। थीटा की रिलेशन आप लोगों को समझ में आई होगी कि कहाँ से हम इसको लिख कर लेकर आते हैं, जो हमारे पास में रिलेशंस बनती हैं कि L डिवाइडेड बाई आर से हम इसको डिफाइन कर देते हैं। दूसरा, मैंने ओमेगा आप लोगों को सिखाने की कोशिश करी, तो ओमेगा के अंदर में आपने v डिवाइड बाई आर लिखते हैं, लेकिन इसका कंप्लीटली ये हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये ओमेगा जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है डिवाइड बाई आर। ये होता है जब आप एक स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर बात करते हैं कि जो ऑब्जर्वर है और जो पॉइंट है इन दोनों को बीच में जोड़ने के लिए जो पॉइंट रेस्पॉन्स, मतलब जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होती है, जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है, जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है इसके अंदर में सर्कुलर मोशन डालने के लिए, उसका हम कंपोनेंट लेते हैं। तो ये परपेंडिकुलर वैल्यू वहां से आती है। और आर क्या होता है? आर रेडियस नहीं होता है, जो ऑब्जर्वर और जो पॉइंट है इन दोनों के बीच में जोड़ने के लिए जो काम आता है वो हमारे पास में आर होता है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम इसके आगे के पोर्शन को देखेंगे, और यहाँ तक आप अच्छे से इसके बारे में एक बार रीड कर लें, अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहें और उनको रिवाइज भी करते रहें। साथ ही आप लोग जो आपका काइनेमेटिक्स है, एनएलएम है और फ्रिक्शन है, इन तीनों टॉपिक्स का बार बार रिवीजन करते रहें, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक बार पढ़ने से नहीं आते हैं, इनको बार बार आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। कैसे टर्मिनोलॉजीज वहाँ पर यूज़ करी थी, कैसे हम उनको डिफाइन करते हैं, क्या हमारे पास में एंगल ऑफ रिपोज होता है, कैसे फ्रिक्शन के क्वेश्चन को हमें डील करना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए एनएलएम के अंदर में, कैसे एक प्लेन ब्लॉक के अंदर में, प्लेन सिस्टम के अंदर में, फिर इंक्लाइंड सिस्टम के अंदर में, फिर स्ट्रिंग के सिस्टम के अंदर में, फिर पुली ब्लॉक सिस्टम्स के अंदर में। तो हर लेवल पर आपको क्वेश्चंस को डील करना आना चाहिए। और ये जो आती है चीज़ें, ये आपके बार बार प्रैक्टिस करने से आती हैं। जो सीट्स आप लोग को प्रोवाइडेड है उन सीट्स को अच्छे से लगाइए, उनकी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए, और क्वेश्चंस को जो आपने नोट्स बनाए उनको थ्रोली एक दो बार अपने रिवाइज करते रहिए सप्ताह में एटलीस्ट। तो आपको जो कंसेप्ट है उसके ऊपर में अच्छी पकड़ बन जाएगी, जिससे आपका आगे का जितना भी मैकेनिक्स आएगा वो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए करना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू।